अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्कैम क्या है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता स्कैम क्या है अभी तक। चाहे जितने भी झूठ बोल रहे हो, गुनाह कर रहे हो, एक सेल्फ पाइटी की फीलिंग आती है। तो थोड़ी सी वो सेल्फ पाइटी की फीलिंग आ गई है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा कर लिया। तो बहुत ब्लंटली आपने ये आखिर में कंक्लूड किया है। मनी माइंडसेट पे बात करते हैं। कंज्यूमर का जो दिमाग ट्रेन हुआ हुआ है ना, वो हुआ हुआ है कि बाहर वाले की चीज़ अच्छी है, हमारी चीज़ अच्छी नहीं है। ख़ास तौर पे मैंने काफ़ी लोगों से जब बात की आपके बारे में, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार ये पाकिस्तानी वर्जन ऑफ एंड्रयू टेट बनने जा रहे हैं और इस तरह की बातें की हैं। तो अगर आपको कभी सुनने को मिले तो वेयर डू यू डिफरेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम एंड्रयू टेट, अगर दिखते भी हैं आप तो? हम यहाँ पे कहते हैं द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर, कि मेजोरिटी यानी 50% से ऊपर, ये 70-80% पे भी फिगर जाता है, लोग इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें अपनी, 50% से ऊपर जितने भी लोग लॉटरी विनर्स होते हैं वो अगले 2-3 साल में दोबारा ब्रोक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो सब्सटीट्यूशन माइंडसेट भी अप्लाई होता है बहुत सारी चीज़ों में। कभी किसी का पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता ना, तो मैं उसको कहता हूँ जाके कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो, कोई ऐसे ही वीडियो है। देख लो। आजकल तो पॉडकास्ट हैं बेहतरीन। बिल्कुल, आदमी सिर्फ डिप्रेस नहीं है, औरत के मसले सुने आप, हमारे मुल्क में सुन लें, वेस्ट को छोड़ें आप, बाहर ही नहीं निकल सकती लड़की भाई। एक कहावत है, व्हेन यू पे अटेंशन, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? लैक ऑफ ब्रांडिंग। इंफॉर्मेशन हर चीज़ की फ्री अवेलेबल है। ग्रॉक 3 डालो, डीप सीक डालो, बिल्कुल। चैट जीपीटी डालो, सब कुछ फ्री है। अब तो और हो गई है बिल्कुल। एवरीथिंग इज फ्री। दो चीज़ें मिसिंग है, वन इज स्ट्रक्चर, दूसरा अस्सलाम वालेकुम साद भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, काफ़ी ज़माने से हमारी बात चल रही है। लास्ट टाइम जो स्ट्रीक थी आपकी पॉडकास्ट की, उसमें मेरा पॉडकास्ट भी होना था आपके साथ, बट अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट कनेक्ट। लेकिन फॉर्चुनेटली अच्छी बात ये हुई कि वो एक वेव थी जिस पे काफ़ी लोगों ने कैपिटलाइज़ किया, और जिस साथ को मैं जानता था वो थोड़े से बैकफुट पे गए। तो मैं चाहता था कि यार चलो ठीक है, एक जब हम बात करेंगे ना तो हम एक्चुअली ओरिजिनल साथ के बारे में बात करेंगे जिनको मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स को भी फॉलो करता हूँ, काफ़ी सारे पाकिस्तानी को जिनको मैंने अपने पॉडकास्ट से बुलाया है। आपने जैसे यासिर भाई का नाम लिया, हम लोग बात करते हैं मनी माइंडसेट पे बात करते हैं, मिर्चा वाला ब्रदर्स से बात करते हैं। तो मुझे ये समझ में आता है कि ये मनी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें इनकलकेट करनी है, और हम कहीं और निकल गए। ठीक है, हम पैसे की बौछार दे के पागल हो गए, जबकि हमें ये नहीं पता कि पैसा कमाने के बाद मैनेज कैसे करना है, उसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। हमें ये पता है पैसा आना कैसे और जाना भी हमारे साथ 2 मिनट में है। तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोज थिंग्स ठीक। इन दिस एपिसोड। और हमारी एक बात हुई थी कि हम वी हैव बिन फॉन्ड ऑफ जिम रोन, तो कुछ ऐसी लर्निंग्स हैं कि हम उनकी बात भी करेंगे। मैं स्टार्ट करना चाहूँगा जब से आप साद हाशमानी बिकेम अ नोन नेम इन पाकिस्तान। गंजू साहब के पॉडकास्ट पर आप पहली अपीयरेंस थी मेरे ख्याल से आपकी, बिल्कुल। ऐसे ही है? तो उसके बाद से डेफिनेटली चीज़ें जब पता चलनी शुरू हुई लोगों को, तो आप मुझे बताएं कि उस पॉडकास्ट से या जब भी आपकी जो पहली अपीयरेंस थी, जब आपकी ब्रांड नोन होना शुरू हुई, उस वक्त से आज तक 2-2.5 साल या 3 साल का अरसा हो गया अब तक, 2 साल। 2 साल, व्हाट हैज़ चेंज्ड? दूसरी चीज़, दो चीज़ें पूछूंगा, व्हाट इज़ द नेगेटिव इन दैट एंड व्हाट आर द पॉजिटिव्स इन दैट? I don't think a lot has changed when it comes to my lifestyle and my thoughts. मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो लोग परसीव करते हैं वो बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। अभी मैं एक जगह जा रहा था और मैं वॉक करके जा रहा था, तो मुझे लोगों ने कहा यार तुम इतने अमीर आदमी हो, तुम वॉक क्यों कर रहे हो? तो लोगों को ये नहीं पता कि अमीर आदमी खाना भी उसी तरह खाता है, वॉक भी उसी तरह करता है, और सोचने का तरीका भी वही होता है। कुछ थोड़े से फंडामेंटल्स चेंज होते हैं, और नेगेटिव यही है कि लोगों का परसेप्शन चेंज हो गया है कि इस तरह रहना चाहिए, इस तरह नहीं रहना चाहिए। और हम इतने मिडिल क्लास माइंडसेट के हैं कि हम उसी तरह रहते हैं। मैंने एक फ़िलासफ़ी दी थी, द पैथ टूवर्ड सक्सेस बिकम्स अ वे ऑफ लाइफ। कामयाबी की तरफ का जो रास्ता है ना, वो ज़िंदगी गुजारने का तरीका बन जाता है। हम आज भी प्राइस टैग चेक करते हैं, वेल्दी हो या रिच हो, प्राइस टैग चेक करना एक बिजनेसमैन, एक बनिए का थॉट ऑफ माइंड है। वी डोंट वांट टू बी रिप्ड ऑफ। सही बात है। तो हम उसी तरह सोचते हैं, ये नेगेटिव है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ही इज़ गोना स्पेंड मोर देन व्हाट ही शुड हाँ, ऑन समथिंग। एक चीज़ की वैल्यू है, हम वैल्यू ड्राइव करते हैं, वी ट्राई टू गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। लेकिन हम सिर्फ ब्रांड पे नहीं जाते, जो कि न्यूली रिच लोग जो सोचते हैं ना कि ब्रांड होना चाहिए, लुई वुइटन होना चाहिए, पहना होना चाहिए। मैं ऐसे नहीं सोचता। मैं अभी भी नॉन ब्रांडेड चीज़ें भी पहनता हूँ, ब्रांडेड भी पहनता हूँ, डिपेंड करता है क्या चीज़ अच्छी है, क्या चीज़ बुरी है। अच्छा, ये बात मैंने नादिर को भी कही थी कि ब्रांड्स वगैरह जो तुम देखते हो ना, 90% ऑफ टाइम्स हमें गिफ्ट आते हैं, वो
हम हमेशा वैल्यू ड्राइव करके शॉपिंग करते हैं और चीज़ें लेते हैं क्योंकि माइंडसेट ही वो है। पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि आई फाउंड अ लॉट ऑफ गुड पीपल दैट वांटेड टू वर्क विद मी, और एक फीलिंग होती है ना कि आप कम्युनिटी में एक चेंज ला सकते हो। और ये बहुत क्लीशे सी बात है, लोग सोचते होंगे यार इन लोगों के दिल अचानक से इतने अच्छे कैसे हो गए। दिल अच्छे इसलिए हो गए कि देखो, जब इंसान को उसकी औकात से ज़्यादा ऊपर वाला दे देता है ना, तो वो एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़ील करता है। अभी हमने फ्री यूनिवर्सिटी लॉन्च की, तो बहुत सारे लोग कमेंट्स में कह रहे थे, लॉन्च होने से 6 महीने पहले जब मैं वर्क कर रहा था ना, मैंने बहुत सारे लोगों को अप्रोच भी किया था, टीम ने मेरी। तो कह रहे थे साथ भाई भी मंजन लेके आने वाले हैं, देयर इज़ अ कोर्स कमिंग इन द मार्केट। शायद आपके भी दोस्तों में से कुछ लोग थे जो कहते थे अब ये नया पेड कोर्स लेके आएंगे। तो मैंने कहा कोर्स तो ज़रूर लेके आएंगे, आपकी सही प्रेडिक्शन है। तो नीचे कमेंट आया कि आप सही कह रहे थे, आप देखा मैं कह रहा था ना कोर्स आने वाला है, लेकिन वो फ्री होगा। फिर लोगों ने कहा अभी फ्री ला रहे हैं, 3 महीने बाद कोई पेड का बटन आ जाएगा। मैंने कहा चलें उस 3 महीने बाद बात करेंगे, वो भी फ्री होगा। अभी लोगों को समझ नहीं आ रहा कि स्कैम क्या है। अच्छा, मुझे भी नहीं पता स्कैम क्या है अभी तक। तो अल्टीमेटली कंडीशन दैट वे हम लोग शकी लोग हैं। और शक करने से होता ये है कि जहाँ लुट रहे होते हो ना, वो तो आप चलो डिफ्लेक्ट कर लेते हो, वेल लेफ्ट, लेकिन जो छक्का मारने वाली बॉल होती है वो भी मिस कर जाते हो शक की वजह से। तो बेनिफिट ये है कि आप बहुत सारे अच्छे लोगों से मिल गए और बहुत सारी अच्छी फीलिंग मिल गई आपको। एक होता है ना सेल्फ पाइटी की फीलिंग आती है, जो लोग हज और उम्रा करके आते हैं, चाहे जितने भी झूठ बोल रहे हो, गुनाह कर रहे हो, एक सेल्फ पाइटी की फीलिंग आती है। तो थोड़ी सी वो सेल्फ पाइटी की फीलिंग आ गई है कि कुछ लोगों के लिए अच्छा कर लिया। तो ज़बरदस्त, बहुत ब्लंटली आपने ये आखिर में कंक्लूड किया है। अच्छा, मनी माइंडसेट पे बात करते हैं। मनी माइंडसेट, मुझे लगता है माइंडसेट से पहले आता है वैल्यू सिस्टम, कि आप वैल्यू किस चीज़ को करते हो। इसके 3 स्टेजेस होते हैं मनी माइंडसेट का ना। एक होता है पैसा बनाना, कमाना। एक होता है पैसे को सेव करना या रखना या सस्टेन करना। तीसरा होता है मल्टीप्लाई करना। हमारी आवाम जो है, हम नेशनली पहले पे फंसे हुए हैं। उसका भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जो अभी आपने डिस्कस किया कि कोर्स बेचना। मैं इससे पहले आता हूँ, सिर्फ बेचना, कोई भी चीज़ आप बेच रहे हो ना, तो यहाँ पे प्रीमियम प्राइसिंग का कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखें मेरा ताल्लुक डेफिनेटली यू नो मी, फिटनेस मेरा एक मेन स्टे है, ठीक है। तो मेरा जो प्राइमरी कंसर्न है, जो मेरा प्राइमरी कहते हैं ना कि वेयर आई अर्न फ्रॉम, वो है फिटनेस कोचिंग, एंड आई चार्ज प्रीमियम फॉर दैट, एंड आई कोच इंटरनेशनल क्लाइंट्स और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स सबको, एंड आई चार्ज प्रीमियम फॉर दैट। अगर किसी नॉर्मल बंदे को मैं उस तरह की प्राइसिंग करता हूँ तो वो सबसे पहले उसे समझ में नहीं आता है, ठीक है। सबसे पहले सवाल करता है ये तो मुफ्त में मौजूद है, आप क्यों इतनी प्राइस ले रहे हैं। इवन दो ही इज़ कमिंग विद द ब्रांड कि यार आपसे ही मुझे काम करना है क्योंकि आप में मुझे कुछ नज़र आता है, बट ही इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग दैट होल इको सिस्टम कि जब एक ब्रांड होता है तो वो प्रीमियम चार्ज कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कुछ नया कर रहा है, नया नहीं कर रहा तो अलग कर रहा है, या फिर एक्सक्लूसिवली कर रहा है, क्योंकि उसमें आपकी कस्टमाइजेशन भी आती है। उसमें आपके साथ कहते हैं ना, जिस तरह दर्जी, नाई आपका ये पर्सनल होते हैं, उसी तरह आपका फिटनेस ट्रेनर, फिटनेस कोच भी पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ फिटनेस पे काम नहीं करेगा, डोलो शोलो पे, वो बहुत सारी चीज़ों पे काम करता है आपकी। तो यहाँ पे क्या है कि एक तो आपको चार्ज नहीं करना चाहिए, प्रीमियम तो छोड़ दो, दूर की बात है। दूसरा, जब फिर फ्री में मौजूद है तो फ्री में हमें ये भी दे दो, ये भी दे दो, और उसकी वैल्यू भी नहीं है फिर, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमने बेचने को ही डीमोनाइज कर दिया है, जो बेचने का एलिमेंट है ना, सेक्शन, कि यार ये बेच रहा है तो मंजन बेच रहा है, ये चर्ब ज़बान है, बेचता रहता है, जबकि हमारी इकोनॉमी डोल ड्रम्स में है ही इसीलिए कि हम लोग बेचने के काबिल नहीं है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है बेचने का, अपने प्रोपोजिशन पे, अपनी सर्विसेज पे, अपने प्रोडक्ट्स पे। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? लैक ऑफ ब्रांडिंग। कुछ भी काम है, मैं कल PSL का इवेंट अटेंड कर रहा था, मुझे ब्रांडिंग नहीं नज़र आई कहीं। यहाँ पे क्योंकि ब्रांडिंग एक स्पेसिफिक शोकेस में बिकती है, तो इसलिए मैं लैक ऑफ ब्रांडिंग कह रहा हूँ। और कस्टमर का कसूर नहीं है, क्लाइंट का कसूर नहीं है, कसूर हमारा है। यहाँ पे अगर कोई गोरा आके कोई गोरी प्रोडक्ट गोरे नाम से बेचता है, शोकेस में रख के, फैंसी सा मॉल में अपना स्टोर बना के, तो वो बिकती है, पीपल पे द मनी, क्योंकि यहाँ प्रीमियम माइंडसेट है। रेगुलर स्टैंड्स जो होते हैं वो खाली होते हैं। जिम में भी अगर आप जाएं तो कुछ इलाकों के जिम के ट्रेनर्स बहुत हैवी मार्जिन्स पे काम कर रहे हैं, बड़े पैसे बना रहे हैं, और कुछ इलाकों के जिम के ट्रेनर्स दाल चावल खा रहे हैं। ऐसे ही है। तो आपकी लैक ऑफ ब्रांडिंग है, और उसमें कंज्यूमर का कसूर नहीं है। कंज्यूमर का जो दिमाग ट्रेन हुआ है ना, वो हुआ है कि बाहर वाले की चीज़ अच्छी है, हमारी चीज़ अच्छी नहीं है।
बिल्कुल। दैट्स द प्रॉब्लम। और ये हमें ही शिफ्ट करना पड़ेगा हमारी ब्रांडिंग से। हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। कल मैं एक दोस्त से बात कर रहा था जिनका ब्रांड हम यूएस ले जाने की बात कर रहे हैं। तो उनका ब्रांड वहाँ दिखता है हमें, जुम्मे की नमाज़ पढ़ के निकलते हैं तो उनका शलवार कमीज़ दिखता है हमें वहाँ। तो आई थिंक ही हैज़ डन समथिंग राइट दैट अ लॉट ऑफ अस हैवंट। मेरा ख्याल है कि आपके केस में भी यही है कि ब्रांडिंग चेंज करनी पड़ेगी। क्लाइंट को हम कभी भी नहीं कोस सकते। मैंने पाकिस्तान में ये देखा है, और ये फेसबुक में मैं अक्सर देखता हूँ कि जो सारे फ्रीलांसर्स इन्फ्लुएंसर टाइप के जो बिज़नेस करते हैं ना, आई एम श्योर यू हैव अ डे टाइम जॉब, मेन बिजनेस, एंड देन यू डू दिस ऑन द साइड। वो हमेशा क्लाइंट को कोसते हैं यहाँ। आप जब क्लाइंट को कोस रहे हो ना, इसका मतलब यू नॉट टारगेटिंग द राइट डेमोग्राफिक्स। बिल्कुल ऐसे। आपको अपनी नेटवर्किंग चेंज करनी है, क्योंकि आप जिस सर्कल में पिच कर रहे हो वो सर्कल केपेबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे है। ना तो वो अफोर्ड कर सकता है, ना वो केपेबल है, या आपने अपनी ब्रांडिंग में वैल्यू ड्राइव नहीं की उसके लिए। मैं अपनी मिसाल लेता हूँ। पहले मेरी कंपनी मार्केटिंग में बिलीव ही नहीं करती थी जब मैंने बिज़नेस नया नया शुरू किया था। अब मुझे एक बंदा आया, उसने पिच किया, मैंने बोला ये मंजन बेच रहा है, स्कैम कर रहा है। आहिस्ता आहिस्ता मैं कॉर्पोरेट एलीट्स को देखता था, जो जायंट्स हैं, उनकी मार्केटिंग और उनकी ब्रांडिंग में स्पेंड देखता था, तो उनके बजट 30-40% ऑफ देयर बजट्स वर गोइंग टुवर्ड्स दैट। तो उससे हमें अंदाज़ा हुआ कि हमें मार्केटिंग में स्पेंड करना पड़ेगा। आज भी लोग साद हशमानी को लोग जानते हैं, लेकिन आज भी मेरी जो बैक एंड स्पेंडिंग है ब्रांडिंग की, बजटिंग है, इट्स मैसिव। आई डोंट मोनेटाइज एनीथिंग। तो मैं कुछ पैसे नहीं बनाता, ना मैं एच यूनिवर्सिटी से पैसे बनाता हूँ, ना अपने सोशल मीडिया से। बहुत से लोग मुझे बोलते हैं आप तो बस वीडियो लगा के पैसे बनाते हैं। हम किसी चीज़ से पैसे नहीं बनाते, बट वी सी द वैल्यू ऑफ गिविंग द राइट थिंग्स टू पीपल एंड मीटिंग द राइट पीपल। मेरे पास 10 बिजनेस आए जस्ट बिकॉज आई वॉज आउट देयर। पाकिस्तान के बिजनेस थे, उनको इंटरनेशनली जाना था, यहाँ वो वेल रिकगनाइज थे, उनका एक मार्केट कैप आ गया था, अब उनको वो एक्सीड करना था। तो दैट्स द वैल्यू ऑफ मार्केटिंग। और मैं ये आपको ऑफेंड करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ब्लंट जवाब दे रहा हूँ जो मेरा ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है मार्केट से। हाँ, अच्छा, इसमें मुझे बताएं कि एक चीज़ कहते हैं, जो एक कहावत है, व्हेन यू पे अटेंशन। ठीक है, हर प्रोपोजिशन का फ्री कोर्स भी रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं। आपका भी फ्री कोर्स है, आपके भी फ्री यूनिवर्सिटी कोर्सेज हैं, लेकिन इसके प्रीमियम वर्जन्स भी हैं। ठीक है, जिस तरह गैरी वी है। ठीक है, गैरी वी को मैं अक्सर सुनता हूँ, तो वो साफ साफ कहता है, वो कहता है कि अभी भी आप जाके जो डिग्री करोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा क्वालिटी एजुकेशन आपको फ्री में मिल सकती है, लेकिन फिर भी पीपल पे दिस। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो समझने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, एक परसेप्शन ये है कि व्हेन इट्स फ्री यू डोंट गिव इट दैट मच अटेंशन, क्योंकि यार फ्री की जो चीज़ होती है ना, वो फ्री में मिल जाती है आपको, तो आप उसको वैल्यू नहीं करते। तो व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? आई थिंक व्हाट यू आर गिविंग, व्हाट यू आर सेलिंग, वो इंफॉर्मेशन तो सब फ्री में और अवेलेबल ज़्यादा है। एक्विजिशन पे ज़्यादा जोर देते हैं लोग, इम्प्लीमेंटेशन कम हो जाती है। नहीं, मेरा इस बात पे ध्यान दें, इंफॉर्मेशन हर चीज़ की फ्री अवेलेबल है। ग्रॉक 3 डालो, डीप सीक डालो, चैट जीपीटी डालो, सब कुछ फ्री है। अब तो और हो गई है, बिल्कुल। एवरीथिंग इज़ फ्री। 2 चीज़ें मिसिंग हैं, वन इज स्ट्रक्चर, दूसरा पढ़ने वाला। पढ़ना नहीं है लोगों को, लोगों को चाहिए स्ट्रक्चर और स्पून फेड काइंड ऑफ थिंग। इसलिए चीज़ बिकती है। आप अगर चाहो तो घर में भी, अगर आप, मेरा ख्याल है 18-20 घंटे लगाओ तो अपनी शर्ट सी सकते हो, आप पैंट सी सकते हो। आप किसी को पे करके सिलवाते हो ना, आसान काम है। बिल्कुल, शर्ट सीना मुश्किल काम नहीं है। आप यूट्यूब पे ट्यूटोरियल देखो, सी दो। आप अपना जूता खुद बनाओ, आप जिस ज़मीन पे चल रहे हो उसकी सीमेंट खुद बनाओ, टाइल खुद बनाओ, यू कैन मेक एवरीथिंग। बिल्कुल। इंसान बाय जब करता है चीज़, जब उसको लगता है कि मेरा घंटा और मेरा दिमाग मुझे यहाँ नहीं लगाना, मैं पे कर देता हूँ यहाँ का कन्वीनियंस। तो जो कोर्स भी मार्केट में आ रहा है, आप जैसे फिटनेस का कह रहे हो, मैं फिटनेस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मिक्स मार्शल आर्ट्स, बॉडी बिल्डिंग एंड वर्कआउट, और जो सारी जो स्टोइसिज्म की जो ट्रेनिंग्स है ना, मैं उसका फ़ैन हूँ। एथलीन एक्स को मैं पिछले 10 साल से फॉलो करता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब भी वर्कआउट किया है वो एथलीन एक्स से किया या किसी ट्रेनर से किया, कभी भी खुद नहीं किया। सही। तो फिटनेस में तो बहुत ज़्यादा वैल्यू है।
बहुत ज़्यादा वैल्यू है। लेकिन लोगों को समझ उस वक्त नहीं आती जब उनको लगता है कि उनकी घंटा और उनका दिमाग इसकी वर्थ इट है। और मैं उन लोगों को भी इनकरेज करता हूँ कि अगर तुम्हारा टाइम और तुम्हारा ब्रेन तुम्हारा नेट रिटर्न किसी भी चीज़ को लर्न करने से ज़्यादा दे रहा है, लर्निंग मशीन बन जाओ। अभी प्रॉब्लम पता है क्या है, दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि कोई भी ये नहीं बोल सकता मुझे सब कुछ आता है। ऐसे ही है, कॉन्स्टेंटली सीखना है आपको। बिल्कुल। तो अगर कोई लर्निंग मशीन बनना चाहता है, जो कि 99.9% लोग केपेबल ही नहीं है लर्निंग मशीन बनने के, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, इन एनी कंट्री। बिल्कुल। आपका दिमाग अल्लाह ताला ने ना आपको एक जाविये की स्ट्रेंथ दी हुई है कि आप एक डायरेक्शन में बहुत ताकतवर हो गए। जैसे मैं नंबर्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की हुई है, बिज़नेस बड़ा अच्छा करता हूँ, रास्ते मुझसे पूछ लो मुझे याद नहीं होते, डायरेक्शनली चैलेंज्ड। तो मुझे अपनी कमी पता है और मुझे अपना दिमाग उसमें लगाना नहीं है। शायद मैं 3-4 दिन मैप्स लर्न करूँ, स्टडी करूँ, मैं सीख लूँ, पर वो 3-4 दिन किस कॉस्ट पे? सही बात है। तो बाहर जो कोर्सेज बिक रहे हैं उनको हटा दें जो ड्रीम बेच रहे हैं। देखो, जो गाड़ी दिखा रहा है और जो वो कर रहा है ना, वो ड्रीम बेच रहा है। जो इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहा है वो काम की बात कर रहा है। जो गाड़ी दिखा के इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन कर रहा है वो मीडिया का भी जीनियस है और काम की बात भी आती है उसको, वो सही है। दिस इज कुछ ना कुछ सीख लो उससे। जिसको ब्रांडिंग आती है, जिसको मशहूर होना आता है और काम की बात करने आती है, उससे सीख लो। लेकिन जो शख्स मेरली आपको ये दिखा रहा है कि मैंने ये गाड़ी ली, मुझसे पढ़ो तो तुम भी ले सकते हो, यूजलेस। और ऐसे बहुत है मार्केट में, हर जगह दिखेंगे आपको। पाकिस्तान में तो मुझे लग रहा है हर सुबह कोई नया बच्चा पैदा कर रहा है, वो यही काम कर रहा है। क्योंकि एंड्रू टेट ने लगा दिया हमारे सारे लड़कों को। एंड्रू टेट ने ये भी बताया है कि पहले जो मेहनत करनी है वो नहीं करते, वो सिर्फ वीडियो बना के कैमरा पकड़ के मेहनत करनी है उनको। ऐसे ही है। और देखा जाए तो एंड्रू टेट से भी बहुत सारी अगर पॉजिटिव चीज़ें सीखी लोगों ने, तो नेगेटिव भी बहुत सीखी हैं। ख़ासतौर पे मैंने काफ़ी लोगों से जब बात की आपके बारे में, तो काफ़ी लोगों ने कहा कि यार ये पाकिस्तानी वर्जन ऑफ एंड्रू टेट बनने जा रहे हैं और इस तरह की बातें की हैं। तो अगर आपको कभी सुनने को मिले, या फिर मैंने आपको बताया लोगों का ओपिनियन, अब मुझे नहीं पता आपको किसी ने कहा है या नहीं कहा है, डेफिनेटली लोग इंटरनेट पे काफ़ी बातें करते हैं इस बारे में कि ये पाकिस्तानी वर्जन ऑफ एंड्रू टेट बनना चाहते हैं। तो वेयर डू यू डिफ्रेंशिएट योर सेल्फ फ्रॉम एंड्रू टेट, अगर दिखते भी हैं आप तो? देखिए, मेरे कमेंट्स में है ना बहुत ज़्यादा ये चीज़ लिखी हुई आती है। और एंड्रू टेट वर्ल्ड्स मोस्ट गूगल मैन एंड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटी था। तो जाहिर है आप लोग सबकी तरह हम भी कुछ अच्छी बातें पसंद करते थे। लेकिन ये सारी जो मैनोस्फेयर की जो थीम है ना, ये ड्राइव हुई है द रैशनल मेल से, रोलो टमासी की बुक से। और लोग इतना पीछे जाते ही नहीं हैं, हम जैसे पागल लोग जाते हैं। और हम जिमरॉन पे चले जाते हैं पीछे, रिच डैड पुअर डैड की बात करते हैं। असल में जो सारी किताबें एंड्रू टेट ने पढ़ी है ना, मसला ये है कि वही सारी किताबें हमने भी पढ़ी थी। वो ज़्यादा वायरल हो गए, हम वायरल नहीं हुए, तो लोग समझ रहे हैं हम उनको कॉपी कर रहे हैं। एंड्रू टेट ने पैदा नहीं की ये चीज़ें, उसने पढ़ी हैं ये चीज़ें। हाँ। अब सिमिलैरिटी ये है कि अगर एक इंसान गाड़ी में पहिए लगा के तेज़ चल सकता है ना, और गाड़ी में वो स्क्वायर पुराने ज़माने के व्हील्स लगा के स्लो चल सकता है, तो मेरी आंखें इतनी तेज़ हैं कि मुझे पता है कि मैं भी पहिए लगा के तेज़ चलूँगा। तो आई नो हिज स्ट्रैटेजीज़, वो इंटरनेट स्ट्रैटेजीज़ हैं, वो इंस्टाग्राम स्ट्रैटेजीज़ हैं, टिकटॉक स्ट्रैटेजीज़ हैं, मैंने फॉलो की हैं। वो किताब उसने नहीं लिखी, उसने अच्छी फॉलो की। सही बात तो है। जो आदमी सही चीज़ कर रहा है उससे सीखना अगर गुनाह है तो ठीक है भाई, मैं एंड्रू टेट ऑफ पाकिस्तान हूँ। IBA में हमारे वो थे, एक सीनियर थे, एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि यार आपको नहीं लगता, क्योंकि IBA जब वो रिवैम्प कर रहे थे, रिवाइटलाइज कर रहे थे उसकी ब्रांडिंग को, तो काफ़ी सारी चीज़ें लम्ब से कॉपी की गई, ख़ासतौर पे केस स्टडी मेथडोलॉजीज़, काफ़ी सारी चीज़ें, इंटरनेशनल उनको बुलाया गया, टीचर्स को बुलाया गया, स्टाफ चेंज हुआ। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की, जो वहाँ के डीन थे, उन्होंने कहा था व्हाट्स हार्म इन दैट, व्हाट्स द हार्म इन कॉपिंग द बेस्ट, कोई मसला नहीं है, इसमें क्या मसला है। तो बड़ा ज़बरदस्त पैराडाइम शिफ्ट था वो मेरे लिए भी, कह रहे इसने कितना ब्लंटली कह दिया, और बिल्कुल सही बात है। तो यू आर एक्चुअली शेमिंग समबडी फॉर नथिंग, ये वाली बात होगी ना, यू आर एक्चुअली डेवलपिंग दैट माइंड सेट इन हिज माइंड, मतलब सोइंग सम सीड ऑफ गिल्टी। देखो, मैं अपने दिल की बात करता हूँ। एक आदमी आया, वो उसको 10 लोगों ने इंटरव्यू लिए, वो मशहूर हो गया। इंटरव्यू लेने के बाद वो किसी भी तरह कैश कर सकता था। एंड्रू टेट ने कोर्स बेचा है, पैसे बनाए। बिल्कुल, मैंने कोर्स बेचा, मैंने पैसे बनाए। कोर्स बेचना कोई बुरी बात नहीं है, मैं बना सकता था। मेरे कंपेटिटर्स, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं जो टुच्चे लोग हैं,
उन्होंने $300 $297 के कोर्स बेचे। 2.5 लाख स्टूडेंट है रजिस्टर्ड एच यूनिवर्सिटी में। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की सबसे बड़ी ऑनलाइन यूनिवर्सिटी है अभी। 2.5 लाख स्टूडेंट में अगर मैं कन्वर्जन भी करता तो शायद 20-25 हज़ार लोग मुझे पे कर देते। आप 300 से मल्टीप्लाई कर लो और देख लो कितने $1 मिलियन डोनेट हो गए। बिल्कुल ख़त्म हो गई बात। अब एक आदमी अच्छा काम कर रहा है उसको भी तुम कोसोगे, एक आदमी तुम्हें लूट रहा है उसको भी तुम कोसोगे, तो मेरे लिए तो लीस्ट पाथ ऑफ रेजिस्टेंस है। कल को मैं भी लूटता हूँ आपको, फिर गाली दो, गाली तो मुझे वैसे भी दे रहे हो। सही बात है। अच्छा, मिनिमलिज्म के बारे में क्या ख्याल है? और जैसे आप ह्यूमन कम्युनिटी से हैं आप, ठीक है जी। तो वहाँ पे तो मिनिमलिज्म का बहुत चर्चा रहता है, क्योंकि यू हैव टू लाई लो एंड यू हैव टू वर्क बिलो योर मीन्स। तो ये सारी वैल्यूज़ अब इनकलकेट करके आप आगे आए। तो आपने एक जगह, मैंने आपकी पॉडकास्ट देख रहा था, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि यार यू हैव टू डिफरेंशिएट कि कहाँ शो ऑफ आप सेल्स और ब्रांडिंग के लिए कर रहे हो, बिकॉज द पीपल यू मीट, द पीपल यू सेल टू, द पीपल यू मेक रिलेशनशिप्स विद, बिजनेस रिलेशनशिप्स, तो उसके लिए एक स्ट्रक्चर होता है और एक होता है मेयर शो ऑफ, ठीक है। तो हमारे यहाँ तो बेसिकली ये सिलसिला ज़्यादा है, मेयर शो ऑफ वाला, जो आपने भी बात की ना, मैं गाड़ी मेरी गाड़ी, देखो अगर तुम ऐसे पैसे कमाओगे तुम भी गाड़ी खरीद सकते हो। उसके पीछे की जो वैल्यूज़ हैं, जो काम किया है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा कि मैं काम क्या करता हूँ, मैं तुम्हें एक्चुअली सिखाऊंगा क्या। फॉर एग्जाम्पल मैं क्लाइंट क्लोज करना तुम्हें सिखा रहा हूँ, क्लाइंट एक्विजिशन सिखा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, ये कोई बात नहीं, बस मेरा कोर्स खरीद लो, उसमें जो भी कुछ होगा तो तुम्हारे पास ये गाड़ी आ जाएगी। तो कहाँ कौन सी ऐसी कहते हैं ना कुछ बेंचमार्क्स हों जो आप बताना चाहें लोगों के, भाई ऐसे चीज़ें देखा करो कि यहाँ पे तो मसला ये भी होता है ना, नज़र भी लग जाती है अगर आप ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं, एक वो भी एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे अगर आप मार्केटिंग के लिए, सेल्स के, क्योंकि मेरा फिटनेस से ताल्लुक है, तो कभी जैसे अम्मी ने कह दिया कि बेटा ये तुम्हें तस्वीरें लगाई हुई हैं, भाई ने बता दिया, बहन ने बता दिया, अम्मा तो मेरी फेसबुक पे नहीं है, तो उन्होंने कहा बेटा ये क्यों किया, नज़र लग जाती है। मैंने कहा देखें दुकान है मेरी, ठीक है, ये मार्केटिंग एंड सेल्स की टैक्टिक है, ये जब तक नहीं होगा काम नहीं होगा। आप सदका दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, यू आर केटर्ड। तो कहाँ वो लाइन ड्रॉ करनी चाहिए, या कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो आप बताना चाहेंगे यंगस्टर्स को, यूथ को, कि भाई ये फ़ाइन बैलेंस रखना ज़रूरी है कि कहाँ शो ऑफ करना है, कहाँ आपको मार्केटिंग एंड सेल्स के लिए, स्ट्रक्चर के लिए काम करना है। दो हिस्सों में जवाब ले लेते हैं। सबसे पहले तो टाटा, अंबानी, इलान मस्क किसी को नज़र नहीं लगती, नोट करें ज़रा आप। और उनके जितना अमीर भी कोई नहीं है यहाँ पे भी। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि देखो, इंसान का जो शो ऑफ होता है ना, वो एक टूल होता है ये दिखाने के लिए कि मैं कितना काबिल हूँ। जो आप हर चीज़ की डेप्थ पे जाएं, क्यों करता है लोग इंसान जो शो ऑफ करता है ना, उसका सारा मकसद ये है कि वो अपनी काबिलियत दिखाता है कि मैं कमाने के लिए काबिल हूँ। आप रेस्टोरेंट पे जाओ और आप लोगों को देखो ना, जितने लोग भी रेस्टोरेंट पे बैठे हुए हैं ना, वो इस काबिलियत पे बैठे हुए हैं कि वो बिल देने की सलाहियत रखते हैं वहाँ की। 5 स्टार रेस्टोरेंट, हैवी रेस्टोरेंट पे जाएं। आपकी नेटवर्किंग इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आप कितने लोगों को खाना खिला सकते हो और कितने लोगों के लिए रिसोर्सफुल हो। आप देखना, अमीर लोगों के दोस्त भी अमीर होते हैं, उनकी नेटवर्किंग डिपेंड करती है इस चीज़ पे कि वो कितने लोगों को इनवाइट कर सकते हैं अपनी रमज़ान, अफ्तार, ईद, दावत पे, या कितने लोगों के लिए कीमती और काम के इंसान है। तो वैल्यू किसकी हुई? उस गाड़ी की नहीं, उस बंदे की जो काम का इंसान है। तो लोग शो ऑफ करते हैं, बहुत से लोग शादी करने के लिए भी शो ऑफ करते हैं, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर दिखाते हैं, और नाजायज़ कामों के लिए भी गाड़ियाँ दिखाते हैं अपनी, ऐसे शो ऑफ करने के लिए कि आप बेटर टू बेटर बंदे को पुल करें। जब आप तितलियाँ पकड़ने जाएंगे ना, तो तितलियाँ उड़ जाएंगी, लेकिन तितलियाँ पकड़ने का आसान तरीका अच्छा सा बाग बनाना है। यहाँ पे जो सबसे कीमती परिंदा है ना, उसको जो पकड़ने की स्ट्रेटजीज होती हैं, वो एक बाग, एक ट्रैप टाइप का बनाना होता है। तो पैसा दिखाना, या तो आप लोगों को वो बाग बना के दिखा रहे हो कि मैं इतना रिसोर्सफुल हूँ, या आप उनको अपनी सलाहियत बता रहे हो कि दिस इज़ व्हाट आई एम केपेबल ऑफ बिल्डिंग। जो कोर्स वाले भी है ना, बड़े जीनियस लोग हैं, वो गाड़ियाँ दिखाते हैं बच्चों को ये दिखाने के लिए, दिस इज़ व्हाट आई एम केपेबल ऑफ बिल्डिंग। आप जब अपनी बॉडी दिखाते हैं ना, तो आप ये दिखा रहे होते हैं दिस इज़ व्हाट आई एम केपेबल ऑफ बिल्डिंग। आपकी बॉडी और शर्टलेस पिक्चर, सेक्सी पिक्चर की अहमियत नहीं है, यू जस्ट ट्राइंग टू शो दिस इज़ व्हाट आई एम केपेबल ऑफ बिल्डिंग, और उससे क्लाइंट आता है। तो व्हेन यू आर शोइंग पीपल कि ये मैं केपेबल हूँ बनाने के लिए, फेयर गेम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, टेंशन नहीं है। उसके लिए क्या चाहिए? आप अच्छी सी ब्रांडिंग करो, सिंपल सी गाड़ी लाओ और आपने दिखा दिया, अच्छी सी बॉडी बनाओ, दिखा दिया।
लेकिन जब बंदा ओवरडू कर रहा होता है तो वो दिख जाता है कंज्यूमर को, अबव एवरेज कंज्यूमर को तो दिख जाता है, मेरे आपके जैसे कंज्यूमर को तो दिख जाता है कि क्या हो रहा है। तो शो ऑफ में कोई बुराई नहीं है। नज़र एलिमेंट का जवाब मैंने वन लाइन में दिया, टाटा अंबानी वगैरह को नज़र नहीं लगती। देखो नज़र आपको जब नहीं लगेगी जब आप अपने पैसे को प्योरीफाई कर रहे हो, ये हमारा रिलीजियस बिलीव है। बिल्कुल ऐसे ही। और नज़र आपको जब भी नहीं लगेगी जब आपने अर्न किया होगा, मेहनत से लेके आए होगे अपने पास। तो ये दो एस्पेक्ट हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, मुझे लगता है कि हमारा मनी माइंडसेट जो है ना वो स्क्रूड अप इस वजह से है कि देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो हमारी स्पिरिचुअलिटी से, मैं रिलीजियस बात नहीं करूँगा, स्पिरिचुअल पे ज़्यादा जोर दूंगा क्योंकि लोग बोलते हैं आप रिलीजियस कार्ड खेल रहे हो। लेकिन एक चीज़ मेरे दिल के बड़े करीब है और हम सब ने नोट किया, आपने भी नोट की होगी, मैंने बड़े बड़े बिजनेसमैन को नोट किया ये बोलते हुए कि कॉन्सेप्ट ऑफ बरका, ये बरकत जो है, ठीक है, वो हमने बहुत मिस्टेक किया हुआ या फिर हमने बहुत मिस किया हुआ अपनी लाइफ में। क्योंकि अगर आपके पास 200 रुपये हैं और आप मैनेज नहीं कर सकते और आप कोस रहे हैं कि यार मेरे पास 2000 होते तो आप वो 2000 भी मैनेज नहीं कर पाओगे, ठीक है। और उसके बाद 2000 के आगे 3-4 ज़ीरोज़ और लग गए, वो भी मैनेज नहीं कर पाओगे क्योंकि यहाँ भी आपकी मनी माइंडसेट स्क्रूड अप है, वहाँ भी स्क्रूड अप होगा। लेकिन जो बरकत का कॉन्सेप्ट है ना, जो बरकत का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि यार कम में बेसिकली आपके लिए प्रोविजंस और निकल आते हैं। और ये चीज़ आती है, आपकी स्पिरिचुअलिटी आती है, आपके माइंडसेट जो आपकी अपब्रिंगिंग है, आपका रिलीजियस बैकग्राउंड है और आपके दोस्त यार हैं, आपके कोलीग्स हैं, इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले तो आपको अपना सर्कल चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि ये जो बरकत माइंडसेट है ये किस तरह इनकलकेट किया जा सकता है अलॉन्ग विद ऑल दीज थिंग्स? क्योंकि मेरा तो ये बिलीफ है, मेरा तो बल्कि यकीन है कि हम यहाँ पे एफ्ड अप हुए हैं। वी डोंट नो हाउ टू होल्ड ऑन टू व्हाट वी हैव, हाउ टू ट्रेजर व्हाट वी हैव। बस दूसरों को देख के वो भी आप हाथ से चला जाएगा जो आपके पास है। अच्छा फाद, इसका भी है ना बड़ा गहरा जवाब दूंगा मैं। सबसे पहले तो आप अपने आप से पूछें आप कौन हैं। ये ऑडियंस को भी हम बोलते हैं कि आप कौन, हु आर यू। आपका क्या जवाब होगा, आप कौन हैं? एक आम इंसान। अच्छा आम इंसान तो हैं, लेकिन आप हैं कौन? फहद कौन है? फहद कौन? एक रिस्पॉन्सिबल आदमी। वो कौन है अंदर से? आप कौन है? बड़ा मुश्किल सवाल कर लिया आपने। आपके ऑर्गन हैं, आपका दिमाग है, आपका दिल है, आप क्या है? फहद क्या है? एक इंसान है भाई, सिंपल सी बात है। मैं तो एकदम से तो मैं यही बोल सकता हूँ। सही है। एक इंसान की आइडेंटिटी है ना, वो इंसान कौन है? इस सवाल पे जाएंगे कौन है आप। आपका एक जवाब ये हो सकता है कि मैं अपना दिमाग हूँ, जो मेरा दिमाग है वो मैं हूँ। गहराई पे बात कर रहा हूँ मैं, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आएगी। हाँ, रिस्पॉन्सिबल आदमी वाली चीज़ वही आ गई कि यार सोच मेरी ये है कि आपकी सोच है, लेकिन आपकी सोच से भी बात करती है एक आवाज़। नोट करिएगा आप, एक और आवाज़ है जो आपकी सोच से भी बात करती है कि डिसीजन क्या लेना है, क्या करना है। वो है असल में आप, और इसके कहते हैं कंट्रोल। वो जो सोच से बात करने वाली आवाज़ है उसका आपकी बॉडी, आपके ब्रेन, आपके हार्ट तीनों पे कंट्रोल है। तो जो सारी बात, मैं तो इसको मनी माइंडसेट पे ले आऊँ, ये हर चीज़ पे अप्लाई होती है। जो सारी बात हम कर रहे हैं ना कि खुद को कंट्रोल करने की एबिलिटी इंसान का अगले 20 साल का फाइनेंशियल स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, सोशल स्टेटस, एजुकेशनल स्टेटस, सब कुछ डिसाइड करता है। सब कुछ ड्रिल डाउन होता है आप कौन है। और वो दूसरी आवाज़ पे, वो आवाज़ है ना। और मैं ये कोई बहुत स्पिरिचुअल बात नहीं कर रहा। हर बंदा यहाँ पे जब सोचता है ना तो दिमाग प्रोसेस करता है। सोचने का कौन बोलता है? वो आवाज़ बोल रही होती है ना। देयर समथिंग अबव दैट। वो हैं आप एज अ पर्सन। साद आशमानी वो बंदा है जो उस साद आशमानी को सुनता है, जो उसको बोलता है कि आके ये पॉडकास्ट करो, ये डिसीजन लो, ये पढ़ाई करो, एच यूनिवर्सिटी बनाओ। वो बंदा है और वो कंट्रोल ही आपसे चीज़ें करवाता है ना। आर यू विथ मी? बिल्कुल। अब उस कंट्रोल पे ले आए हम। यहाँ पे कहते हैं द रिच गेट्स रिचर एंड द पुअर गेट्स पुअरर। अमेरिका में रिकॉर्ड है कि मेजॉरिटी यानी 50% से ऊपर, ये 70-80% पे भी फिगर जाता है, लोग इंडिपेंडेंटली रिसर्च करें अपनी, 50% से ऊपर जितने भी लोग लॉटरी विनर्स होते हैं वो अगले 2-3 साल में दोबारा ब्रोक हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही, वही मनी वैल्यूज़। क्योंकि आदत बनाती है इंसान को अमीर, पैसा नहीं बनाता इंसान को अमीर। पैसा दे दो एक आम आदमी को, वो हर साल नया आईफोन लेगा, नई गाड़ी लेगा, ख़त्म कर देगा वो। पैसा दे दो एक कारोबारी इंसान को, एक होशियार इंसान को, वो संभालेगा पैसा या मल्टीप्लाई करेगा। या आप नोट डाउन करें, मैं संभालने पे भी जोर दे रहा हूँ। जॉब करने वाले लोग संभाल के चीज़ खरीदते हैं। ऐसे ही है।
बिजनेस करने वाला आदमी मल्टीप्लाई करके एक्विटी खरीदता है, फिर चीज़ खरीदता है। दोनों ही ज़रूरी हैं सोसाइटी के लिए, क्योंकि बिजनेस करने वाला जब ही होगा जब जॉब करने वाला होगा, उसने सही काम बात तो है, करवाना है बिल्कुल ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और जॉब करने वाला जब ही होगा जब बिजनेस करने वाला होगा, क्योंकि वो जॉब देगा उसको। दोनों डिपेंडेंट एक दूसरे पे। तो सोसाइटी में ये दो लोग चलाते हैं होर्डिंग अंपायर को। होर्डिंग मतलब पैसे रोक लेना। अच्छा, दूसरे लोग जिनको हम बुरा भला कह रहे हैं उनकी भी बड़ी ज़रूरत है, माइंड ना करें। वो लोग जो पैसे खर्च करते हैं ना, वो क्रिएट करते हैं वेलोसिटी ऑफ मनी। पैसा एक हाथ से दूसरे हाथ में मूव होना इकोनॉमी चलाता है। बिल्कुल ऐसे ही पैसा एनर्जी है। रोकना सिस्टम्स बनाता है, बिजनेसेस बनाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनाता है। और पैसा फ्लो करना इकोनॉमी बनाती है। दोनों की ज़रूरत है, बुरा नहीं माने कोई भी। आपने जो ये बात की ना अंदर की आवाज़, उससे मैंने असल में एक फिटनेस कोच है बेसिकली, उसकी मैं बुक पढ़ रहा था, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग रेवोल्यूशन। यूएस का एक पॉडकास्ट है माइंड पंप, वो उसका भी ओनर है। तो उसने एक इंसिडेंट कोट किया कि किसी बर्थडे पार्टी में वो गया था, तो वहाँ पे लोगों ने उसको कहा कि यार लेट्स हैव सम केक। तो मैंने कहा नहीं यार, आई कांट हैव। तो लोगों ने बुरा मान जाते ना कि यार इतने से क्या होता है, बोले नहीं यार आई कांट हैव। तो लोगों ने कहा नहीं, वाई यू कांट हैव, डोंट डू दिस टू योर सेल्फ, ये वगैरह मुँह पे केक लगाने लगे। एकदम से आई शव्ड देम अवे, आई सेड आई डोंट वांट हैव दिस। ठीक है, तो आई डोंट वांट हैव दिस जब मैंने कहा ना, थोड़ा सा लोग स्टेप बैक हुए और थोड़ा सा नैरेटिव चेंज हुआ, यार ये क्या बोला इसने। तो मैंने रियलाइज़ किया उस वक्त कि ये मेरी गलती थी, क्योंकि इंसान जो है ना वो किसी की टायरनी में काम करने का आदी नहीं है, मतलब वो नेचर नहीं है उसकी किसी की टायरनी में काम करे। तो मैं जब कह रहा था आई कांट हैव, तो देयर वाज सम एक्सटर्नल फोर्स जो मुझे कह रही थी तुम नहीं खा सकते, एंड आई वाज बीइंग पुश्ड अवे बाय दैट कि यार मैं क्यों नहीं खा सकता, क्यों नहीं। लोग भी मुझे फील करा रहे थे क्यों नहीं कर सकते यार, कौन मना कर रहा है तुम्हें, नहीं करो अपने साथ। लेकिन व्हेन आई टुक दैट इन माय हैंड, आई डोंट वांट टू हैव दिस, देन पीपल अंडरस्टूड दैट पॉइंट। तो वो जो अपने हाथ में कंट्रोल लेने वाली बात मुझे कहीं ना कहीं से वो रिलेट की आपकी बात से ना। मैंने कहा हाँ यार, ये मैंने कहीं पढ़ा था, जो मैं सोच रहा था ना बीच में, आपने कहा आर यू विद मी, तो मैंने कहा ये कहीं सुनी सुनी लग रही है। अभी ये आप क्लिप जब चलाएंगे ना, तो हज़ारों लोग अपने अपने सिनेरियो में इसको रिलेट कर जाएंगे, क्योंकि ये हर चीज़ पे बैठता है। बिल्कुल। ये आप इसको आप मज़हबी एंगल भी दे दें कि आप कौन हो, और अपना सोशल एंगल भी दे दें आप कौन हो। बहुत से लोग अभी देखो दुनिया में है ना, डिप्रेशन आम है। बिल्कुल। डिप्रेशन आम इसलिए है क्योंकि इंस्टाग्राम आपको सब कुछ दिखा रहा है जो आप हासिल नहीं कर सकते। उस डिप्रेशन से छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि अगर कोई चीज़ तुम्हें मिल नहीं सकती आज, वो तुम्हें चाहिए ही नहीं आज। आई डोंट वांट इट। मिल क्यों नहीं सकती? क्योंकि अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। आपने केक क्यों नहीं खाया? आपका चीट डे नहीं आया था। आपके चीट डे पे आप केक खा लेते हैं कभी कभी, बिल्कुल। तो अभी तुम्हारा टाइम नहीं आया। तुम्हारा चीट डे आएगा, तुम भी ऐश करोगे। अभी मैं एक बड़ा स्ट्रॉन्ग पॉइंट देख रहा था कि फ्यू मोमेंट्स ऑफ पेन इज़ वर्थ इट टू एन्जॉय लाइफ टाइम ऑफ ग्लोरी। थोड़े वक्त का जो दर्द है ना, सह लो भाई, काम का है वो, क्योंकि ज़िंदगी भर सुकून देगा वो। तो जो आप जो कह रहे हो वर्कआउट के लिए आपने अगर नहीं लिया, एक केक नहीं लिया क्योंकि आपको अपनी फिटनेस का इतना वो है, बिल्कुल ऐसे ही है। और शुगर आपके ब्लड में जाता है, इट गिव्स यू मोर शुगर। मैं भी इसमें भी मेरी बड़ी थ्योरीज हैं, तुम्हें बड़ा अच्छा लगेगा। पोर्शन कंट्रोल पे मेरी बड़ी थ्योरी है कि छोटी प्लेटें ले लो घर में भाई, अगर वेट कम करना है छोटी प्लेटें लेके आ जाओ, मीठे वाली जो चम्मच होती है उससे खाना खाओ। हाँ, दैट्स नाइस। ये मेरी अपनी बनाई हुई थ्योरीज हैं सारी। सही है। उससे आपका वेट कम हो जाएगा, पोर्शन कंट्रोल होगा। दिन में 3 खानों के बजाय 6 खाने खाओ, लेकिन पोर्शन कंट्रोल होगा। सुबह के नाश्ते में यू कैन ईट द वर्स्ट cravings, you can eat that in your breakfast, but at night you can't. नहीं, अच्छी चीज़ है, क्योंकि रात में सबसे ज़्यादा क्रेविंग्स होती हैं और रात में लोग ज़्यादा फोड़ते हैं खाना। और ज़्यादातर ये होता है कि लोग ने पूरा दिन स्टाफ किया हुआ होता है और आखिर में जाके, मैंने जब 9 to 5 में था तो यही होता था कि आप जब मुश्किल से आपने ब्रेकफास्ट किया, दोपहर खाना मिस हो गया, रात को अब क्या पका हुआ है बेगम से या अम्मा से अपने मर्जी का बनवा के खाओ, फिर आप फोड़ेंगे जाके, फिर आप 3 रोटियां 4 रोटियां खाते हैं। उसके लिए भी एक थ्योरी है, इसको मैं कहता हूँ सब्स्टिट्यूशन माइंडसेट। इंसान का दिमाग है ना, वो बहुत ही ट्रिकी है कि मैं अगर आपको बुरी सोच देता रहूँ ना, तो आप बुरा सोचते रहोगे, लेकिन अगर मैं कोई सोच भी ना दूँ तो भी बुरा सोचते रहोगे। तो मुझे सब्स्टिट्यूट करना है बुरी सोच को अच्छी सोच से, पैटर्न ब्रेक करना है। पैटर्न ब्रेक करना है अच्छी सोच से। सिमिलरली
अगर रात में भूख लग रही है और अफोर्ड कर सकते हो तो हेल्दी फूड्स में आप ड्राई फ्रूट ला सकते हो, ऐसी चीज़ ला सकते हो जो कि आपने खानी तो है पर उसका ऐसे ही शुगर कंटेंट लो हो, शुगर फ्री आइसक्रीम खा लो। हाँ वो आपका बीपी हाई ना करे, वो बिल्कुल। चीज़ें। तो सब्स्टिट्यूशन माइंडसेट भी अप्लाई होता है बहुत सारी चीज़ों में। कभी किसी का पढ़ने का दिल नहीं कर रहा होता ना, तो मैं उसको कहता हूँ जाके कोई डॉक्यूमेंट्री देख लो, कोई ऐसे ही वीडियो है। देख लो। आजकल तो पॉडकास्ट हैं बेहतरीन। बिल्कुल, वो एंटरटेनमेंट का ऐसा सोर्स है जो आपको ब्रेन आपका फ्रीज नहीं करेगा, लेकिन आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दे देगा जो कहीं ना कहीं आप कभी ना कभी जाके, जब आपने एनजीटी पिल ले ली ना अपनी लाइफ की, और एनजीटी पिल लोगों को मैं समझाता हूँ क्या चीज़ है। एक मूवी आई थी लिमिटलेस, उसमें एक बंदा एक पिल लेता है जिससे उसके दिमाग का ज़्यादा हिस्सा रवां हो जाता है। असल में ऐसी पिल्स हैं, लेकिन आई वोंट रेकमेंड, वो ड्रग्स हैं, वो एडिक्टिव हैं बड़ी। असल में वो पिल आपको ज़िंदगी में मिलती है मेहनत करने से। एग्ज़ाम के ज़माने में सारे बच्चे ये ओके करेंगे इस बात पे, एग्ज़ाम के ज़माने में कोई चीज़ 2 बार पढ़ने पे याद हो जाती है क्योंकि दिमाग रवां होता है आपका। और उस स्टेट पे अगर आप आपको खुद ले आओ ना अपने आप को मेहनत के स्टेट पे, तो आपकी वो एनजीटी पिल दिमाग की एक्टिवेट हो जाती है, आपको चीज़ें पुरानी याद आना शुरू हो जाती हैं। और मेरे साथ ये होता है जब मैं पॉडकास्ट में बैठता हूँ, मुझे पुरानी चीज़ें याद आना शुरू हो जाती हैं। तो जब आप फ्लो में आते हो ना अपने दिमाग को यूज़ करने के, तो आपका दिमाग रवां हो जाता है। एंड दैट्स व्हेन यू फील मोर इंटेलिजेंट व्हेन द रेस्ट ऑफ द पीपल इन द रूम। नहीं यार ज़बरदस्त, ये छोटी प्लेट और मीठे के चमचे से खाने वाली चीज़, दैट वाज यूनिक। ये मेरा ख्याल से लोग सोचते भी नहीं होंगे ऐसा। तो ये आपकी अपनी सोच है, सोचने वाले और ना सोचने वाले लोगों में भी फ़र्क है ना। दुनिया चल रही है सोचने वाले लोगों से। ऐसे ही है। दुनिया में जितने भी आइडियाज़ आए हैं उसमें 2 चीज़ें कॉमन थी, एक सोचने वाला इंसान और एक फ़ौरन एग्जीक्यूट करने वाला इंसान। और वो दोनों चीज़ें एक इंसान में डाल दो, आप दुनिया फ़तह कर सकते हो। ऐसे ही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ा सा पीछे से आऊँगा, ख़ास तौर पे हम बात करते हैं मैक्रो की, ठीक है, हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, पाकिस्तान के हालात की बात करते हैं, इकोनॉमी की ओवरऑल। घर की इकोनॉमीज़ जो हैं, जब माइक्रो लेवल पे आप आते हैं तो आप हर घर की बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वही एक्यूमुलेट होकर आपकी इकोनॉमी में चेंज होता है ना, या उसका सारा इफेक्ट आता है। मैं अब बात करने जा रहा हूँ मेंटल हेल्थ ऑफ मेन की ख़ास तौर पे, क्योंकि वी हैव बिन ब्रेड विनर्स और हमें शुरू से ट्रेन किया जाता है कि आप फैमिली को कमा के देंगे, सब कुछ करेंगे, और आप घर के पहले अम्मा अब्बा के आँख के तारे होते हैं, फिर उनका सहारा बनते हैं, सब कुछ करते हैं। मैंने कुछ अरसे में पिछले, क्योंकि आप अगर डेफिनेटली आपने देखा होगा मैं रिलेशनशिप्स पे बात करता हूँ, मैं मेंटल हेल्थ पे बात करता हूँ, इमोशनल हेल्थ पे बात करता हूँ। मुझे लगता है कि यहाँ एक तो मर्द को रोना नहीं आता या मर्द रोते नहीं, इस तरह की मेंटालिटी ने भी थोड़ा सा स्क्रू अप किया हुआ है हम लोगों को। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे घर में जो मर्द हजरात हैं वो घर में इतना ज़्यादा टेंशन में रहते हैं अपने घर की ख़वातीन की वजह से। और ये मैं बात बता रहा हूँ आपको बहुत रीसेंट, और आप रिलेट करेंगे, क्योंकि जो हमारी देसी माइंडसेट है ना, जो ये जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के इश्यूज़ हैं, ये सारे इश्यूज़ हैं। मर्द का मसला ये है कि मर्द चाहता है उसको मिले अप्रिसिएशन। एक बड़ी ज़बरदस्त में एक अमेरिकन कपल है, वो बेसिकली रील्स बनाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने उसकी रील देखी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, कि जिस तरह वो बेसिकली कॉल गर्ल्स खड़ी होती हैं, तो एक बंदी खड़ी होती है, तो वो पीछे से गाड़ियाँ आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, और वो कुछ बात करती है उनसे, फिर आगे वो निकल जाते हैं। तो बंदा आता है तो बोलता है हाउ मच टू फॉर द अप्रिसिएशन वर्ड्स, तो बोलती है $500। बोलता है तो बहुत ज़्यादा है, पहले 200 थे। बोलती है कि करना है तो करो वरना जाओ। तो $500 देता है उसको, बोलता है कि अप्रिशिएट मी फॉर द थिंग्स आई डू फॉर माई फैमिली। तो उसको 2-3 अच्छी बातें बोलती है तो वो रोने लगता है और चला जाता है। पीछे से बोलता है कि भाई मैं भी खड़ा हूँ। तो इतनी खूबसूरती से उन्होंने ये डिपिक्शन की है कि जो मर्द है ना वो बेसिकली अप्रिसिएशन पे चलता है। यहाँ पे मसला ये है कि मर्द घर में पिसा हुआ है, अम्मा की तरफ जाता है तो बेगम की सुनता है, बेगम की जाता है, अम्मा बोलती है जोरू का गुलाम है। अब ये बंदा जब काम पे जाता है ना तो ये ऑलरेडी एफ्ड अप होता है माइंड में। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं मेन की और एक ब्रेड विनर की, तो वी नीड टू बी वेरी मच अवेयर कि यार मैं एज मैन एज अ ब्रेड विनर जब तक ये लाइन ड्रॉ नहीं करूँगा अपनी फैमिली में या अपने फैमिली मेम्बर्स में, अपने कोलीग्स में, तो मैं अपनी मेंटल हेल्थ बर्बाद करूँगा। तो आई हैव टू टेक थिंग्स इन कंट्रोल, आई हैव टू ड्रॉ सम लाइन्स, सम बाउंड्रीज, अनसेट बाउंड्रीज, इनविजिबल बाउंड्रीज, जिससे मेरी मेंटल हेल्थ ठीक रहे और मैं ओवरऑल अपनी घर की इकॉनमी और ओवरऑल इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकूँ। तो डोंट यू थिंक कि वी हैव टू डेवलप दैट एबिलिटी एज सून एज पॉसिबल, क्योंकि मुझे लगता है कि वक्त के साथ साथ हम बहुत ज़्यादा इस विशेष साइकिल में और ढलते चले जा रहे हैं। देखो बात, पीपल बाय डिफ़ॉल्ट लाइक टू बी लाइक्ड, वी ऑल लाइक टू बी लाइक्ड। बिल्कुल।
आप अगर सुबह उठोगे और आपको आपकी अम्मी की तरह की 10,000 मुस्कुराहट मिल जाएंगी, आप दुनिया फतह कर लोगे। बिल्कुल। दैट मेक सेंस। जो आप कह रहे हो ना, इट्स ईजियर सेड दैन डन, क्योंकि आदमी की एक प्री डिफाइंड एक्सपेक्टेशन है ऑफ कंट्रोल, और उस कंट्रोल से उसको ये होता है कि अगर वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा तो वो वीक है। और जिस दिन आदमी वीक फील करता है वो सुसाइडल फील करता है, उसको रोना भी आता है, उसको लगता है कि सब कुछ निकल रहा है हाथ से। सही बात है। क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन है अपने आप से कि मैं सब संभाल लूँगा। एक्सपेक्टेशन किसने डाली है? सोसाइटी और वालिदैन ने डाली है कि मैं सब संभाल लूँगा। कभी कभी आदमी को ये बताना ज़रूरी है कि भाई ये तू संभाल सकता है और ये तू नहीं संभाल पाएगा। कभी कभी इंसान अपनी मैरिड लाइफ में अपनी वाइफ की सारी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर सकता, ये भी आदमी को बताना चाहिए कि शायद तू नहीं कर पाएगा। हम ये बताते हैं कि हर मर्द माचो है, अल्फ़ा है, तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि वो देखते हैं इंटरनेट पे, लोगों को देखते हैं और उनको लगता है कि उनकी लाइफ परफेक्ट है। देखो इंटरनेट पे जो भी तुम्हें चीज़ें दिखा रहा है, ड्रामा और मूवी में जो भी चीज़ें दिखा रहा है, जो फेरी टेल स्टोरीज तुमने देखी हैं और तुम्हारी अपने आप से एक्सपेक्टेशन है कि मैं अपनी बंदी या अपनी माँ या अपनी फैमिली के सारे मसले हल कर दूंगा, नहीं कर सकता हर बंदा। हर बंदे से वो एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। ऊपर वाले ने हर बंदे को अलग अलग लेवल की कैपेसिटी दी है। हर बंदा अपने रोल में बड़ा अहम है। सेकंड फेज पे आते हैं। सेकंड फेज क्या है कि हमारे नेटफ्लिक्स ने, हमारे अमेज़ॉन प्राइम ने, हमारे कार्टून नेटवर्क ने, जो हमारे यहाँ पे लोग जो देखते हुए बड़े हुए हैं, स्टीरियोटाइप करते हुए, स्टीरियोटाइप, उसमें एक फेरी टेल एक्सपेक्टेशन बना दी है ख़वातीन की, लड़कियों की। और अभी मैं लड़कियों के फेवर में भी बात करूंगा, क्योंकि आपने मेन का कहा है, मैं थोड़ा नाराज़ हूँ आपसे इस बात पे। फेरी टेल एक्सपेक्टेशन बना दी है लड़कियों की कि तुम्हारा परफेक्ट हस्बैंड ऐसा होगा। अब सबसे बुरी चीज़ मुझे ये लगती है कि घर में हस्बैंड है लेकिन ऋतिक रोशन की तारीफ हो रही है, दिस इज़ योर मैन। सही बात है। इसकी तारीफ होनी चाहिए, वो डिजर्व करता है तुम्हारी तारीफ, उसकी मेंटल हेल्थ बेहतर होगी। बिल्कुल। तुम्हारी ख्वाहिश है तुम ऋतिक रोशन से एक दिन मिल लो या पाकिस्तान के फवाद खान के साथ एक तस्वीर खिंचवा लो, भाई तुम्हारा हस्बैंड बैठा हुआ, उसको बुरी लगती है ये चीज़। तो ये एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। सेलिब्रिटी इज ऑल्सो अ मैन, एंड आदमी को आदमी से अच्छा औरत नहीं जान सकती कभी। हम जानते हैं हम आदमियों के दरमियान होते हैं, हमें पता है आदमी कैसे सोचते हैं, सेलिब्रिटी है सेलिब्रिटी नहीं है। तो सबसे पहले तो जो फेरी टेल एक्सपेक्टेशन सेल की गई, पिछले 10-12 साल का गेम है पूरा। मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट हुए हैं साउथ एशिया में ये गेम करने के लिए, क्योंकि आपने अमेरिका को वीक किया है जिन लोगों ने, वो वीक किया ही लिबरलिज्म के एक्सट्रीम साइड ने। जो अभी हम पढ़ते हैं जो चल रहा है बहुत सारा, आपको काटना पड़ जाएगा, मैं नहीं बोलता। तो वो एक्सट्रीम लिबरलिज्म और एक्सट्रीमली ओपन माइंडेड होने का मतलब है कि आपके उसूल कोई नहीं है। अब मुझे फिर बोलेंगे लोग कि एंड्रू टेट को कॉपी कर रहे हो। उसूल होना ज़रूरी है ज़िंदगी में। अब वो ये एंड्रू टेट ने नहीं लिखा कि ज़िंदगी के उसूल होना ज़रूरी है, वो फेमस हो गया बोलते हुए। तो द लैक ऑफ उसूल, द लैक ऑफ प्रिंसिपल्स ऑल्सो मेक्स यू एन एनिमल। जानवर क्या है? यही तो डिस्टिंग फैक्टर है। हराम जानवर जो है वो अपनी फैमिली के हर बंदे के साथ वक्त गुजार लेता है। बिल्कुल ऐसे ही। ही कैन स्लीप विद एनीवन। तो उसका माइंड नहीं है ना। इंसान में फ़र्क ही ये है कि वो एक्सट्रीम लिबरलिज्म पे कभी नहीं जा सकता, कभी नहीं जा सकता, कभी भी नहीं जा सकता। और हम लोग इतना ब्लेस्ड हैं, हम लोग को तो बहुत ताकतवर होना चाहिए था कि हमें वो किताब मिल गई है जिसमें ये सारे प्रिंसिपल्स मौजूद हैं। सही बात। अच्छा, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा रिलीजियस बंदा नहीं समझता, लेकिन जहाँ स्टोइसिज्म और ताकत पे बात आती है, मैं समझता हूँ कि यार हम बड़ा अलाइन करते हैं उसमें, और कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस भी अलाइन करते हैं हमसे इस बात पे। तो सबसे बड़ी बात है कि जो भी बोलता है ना सब कुछ चलता है, यार चिल रहो, चिल सीन है, उसको तो अपने आप से दूर करो, या तो उसको सिखाओ पहले, क्योंकि चिल सीन नहीं है। देखो लाइफ इज़ लिव्ड ऑन प्रिंसिपल्स, उसूलों पे जी जाती है लाइफ। जो उसूल से हटेगा वो लाइफ में तो पीछे होगा ही होगा, वो सूनर और लेटर जलील भी होगा। सही बात है। क्योंकि आप प्रिंसिपल वाले लोगों की इज्जत करते हैं, जो टाइम पे आते हैं उनकी इज्जत करते हैं आप। ऐसे ही। जो हराम नहीं खाते उनकी इज्जत करते हैं, जो हराम खाते हैं उनकी आप उनके सामने इज्जत करते हैं, पीछे कोई इज्जत नहीं करता। अभी जो हम एक बात कर रहे थे मैसेजेस पे थोड़ा टाइम पहले,
सामने इज्जत करते हैं, सामने सब भाई भाई कर रहे होते हैं, पीछे कोई इज्जत नहीं करता। पीछे सबको पता है यार मैं भी ये करूँगा, मैं भी यहाँ पहुँच जाऊँगा, इजी काम है। हराम का काम तो बड़ा इजी है ना। तो पहले इस एस्पेक्ट पे ले लें कि फेरी टेल एक्सपेक्टेशन हमने ही सेल की है मीडिया के थ्रू, आज भी हो रही है, आज हमारे ड्रामों में आ गई। हमारा प्रॉब्लम ये है कि पहले हॉलीवुड में आती है, थोड़े टाइम बाद इंडिया कूल बनने की कोशिश करता है, फिर सब कूल बन चुके होते हैं तो एंड में हम कूल बनते हैं, ठीक है ना, नामाकूल हो जाते हैं। ये मसला है। अब इस पे आ जाते हैं कि आदमी सिर्फ डिप्रेस नहीं है, औरत के मसले सुने आप, हमारे मुल्क में सुन लें, वेस्ट को छोड़ें आप, बाहर ही नहीं निकल सकती लड़की भाई। ऐसे आप बाहर निकलोगे, अच्छा मैं इसलिए समझ रहा हूँ, थोड़ा सा मैं फेमस हुआ हूँ ना, मुझे ये समझ में आ रही है, बाहर निकलता हूँ हर जगह लोग देख रहे हैं, लड़की को तो वैसे ही देख रहे हैं फेमस और नॉट फेमस। अब मैं तो चलो मीडिया ट्रेंड हूँ, मुझे तो हैंडल करने आती है सिचुएशन, वो तो ट्रेंड भी नहीं है। सही है। अब वो दुपट्टा सर पे डाले तो मसला है, दुपट्टा ना डाले तो मसला है, पैंट शर्ट पहने तो मसला है, शलवार कमीज पहने तो मसला है, बुर्का पहने तो मसला है, ना पहने तो मसला है। वो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग एक्सप्रेशन में मुस्कुरा दे तो समझेंगे लाइन करा रही है, ना मुस्कुराए तो गाली दे देंगे उसको। मतलब इतने मेंटल प्रेशर के साथ औरत जीती है इस मुल्क में, तो यार हम तो बड़े कमज़ोर हुए कि हमें डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन तो उनको होना चाहिए। कोई भी चीज़ अपनी मर्जी से नहीं कर पाती औरत। मैं ईस्ट की बात कर रहा हूँ, ईस्ट एक्सट्रीम साइड पे, तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा वेस्ट पे है ना, एक्सट्रीम डिफरेंट साइड पे है, वहाँ औरत को ज़्यादा फ्रीडम है, वहाँ आदमी का वहाँ मेंटल डिप्रेशन मर्दों में ज़्यादा है। यहाँ मुझे समझ नहीं आता मर्दों में क्यों है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है मर्द, हर बात उनकी मानी जाती है। वो गाना आया है ना, मैं आ कहूँ तू आ जाए, वो सीन है यहाँ पे, वहाँ पे ऐसा नहीं है। तो मेरा ख्याल है पहले हमें एहसास करना चाहिए ऑपोजिट जेंडर का, और मेरा ये ओपिनियन है, क्योंकि मैं यहाँ कम आता हूँ, लेकिन मैं जब आता हूँ तो ये चीज़ देखता हूँ, हमारे यहाँ ऑपोजिट जेंडर का एहसास नहीं है, हम इंसान नहीं समझते उनको, सिर्फ एक बॉडी समझते हैं। आपने जो कहा ना कि मैं नाराज़ हूँ आपसे, और आपने मर्दों की बात की, ख़वातीन ने की नहीं। अच्छा ये काफ़ी काउंटर गया है मेरे नॉर्मल नैरेटिव से, क्योंकि अगर आप मेरा पेज उठा के देखें, काफ़ी सारे पॉडकास्ट देखें, सब कुछ देखें, मैंने बहुत ज़्यादा ख़वातीन की बात की है, और इतनी बात की है कि लोग ना मुझे अब चलते फिरते फेमिनिस्ट कहते रहते हैं, जबकि उनको मतलब भी नहीं पता फेमिनिस्ट का मतलब क्या है। मैं उससे भी नाराज़ हूँ वैसे। सही है। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लोगों को पता नहीं है फेमिनिस्ट का मतलब क्या है, ठीक है। अच्छा, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार जब फैमिली सिस्टम है ना, तो फैमिली सिस्टम में व्हेन यू कॉल समबडी अ फेमिनिस्ट, तो आप ये देखो कि उसकी स्टोरी क्या है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार बंदे का पर्सपेक्टिव होता है, हर बंदे का पर्सपेक्टिव है। अगर मैं बात कर रहा हूँ, अच्छा मैंने अपने अंदर चेंजेस नोट किए व्हेन आई बिकेम अ फादर टू अ डॉटर, सही है, पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया। डेफिनेटली मेरी अम्मा थी, फिर बहन थी, बेगम आई, फिर बेटी आई। इन तीनों के दौर में इतना नहीं था कॉन्शियस जितना मैं बेटी के दौर में हो गया। तो मुझे जब डोमेस्टिक केस ऑफ वायलेंस के केसेस पता चले, जब इस तरह के केसेस पता चले कि बच्चों के साथ ये कुछ होता है, ये कुछ होता है, मैंने रिलेट करना शुरू कर दिया अपनी बेटी से, एंड आई बिकेम मोर वोकल अबाउट दीज थिंग्स। वो बैकफायर करने लगी। तो फिर मैंने कहीं ना कहीं ये भी सोचा कि यार बहुत ज़्यादा अगर आप ढील भी दे देते हो, या बहुत ज़्यादा आप ख़ास तौर पे हमारे यहाँ ये भी मसले हैं कि जब शादी होती है ना, और शादी में फड्डे होते हैं, तो बेटी के वालिदैन डोमिनेट करने लगते हैं। ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं कि दो नैरेटिव्स हैं। एक तो ये होता है बेटी वाले कुछ बोल नहीं सकते, एक बेटी वाले ऐसे होते हैं जो बोलते हैं बेटी दे दी तो क्या हम ऐसी की तैसी, ज़रा सा बोल के दिखाओ तो वो उठा के ले जाते हैं अपनी बेटी को। इस तरह की मुफ्ती तारिक मसूद बहुत बात करते हैं इस चीज़ पे। तो ये भी सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको किस तरह देखते हो कि यार ये एक्सट्रीमिटी दोनों तरफ है? मैं इसको एनालाइज करता हूँ फाइनेंशियल स्टेटस से लोगों के। क्लास वॉरफेयर है ज़्यादा। अगर आप केसेस देखोगे ना, उसमें हावी हाथ उन्हीं का होता है जिनके पास पैसा है। क्लास वॉरफेयर ज़्यादा है। तो इट्स नॉट अ सोशल इशू बिटवीन मैन एंड वुमेन और हस्बैंड और वाइफ, इट्स मोर ऑफ अ इशू बिटवीन हु हैज़ मनी एंड हु डजंट हैव मनी। हाथ जो भारी की बात कर रहे हैं आप, किसका। और ये टिपिकल है, ये वेस्ट में भी है, इसमें बल्कि वेस्ट में मर्द के पास पैसा हो तो भी वो प्रॉब्लम में है, क्योंकि वहाँ तो स्प्लिट करना पड़ता है सब कुछ अगर एंड हो रहा है, और लोग शादी ही एंड करने के लिए करते हैं। 70% डिवोर्स रेट्स आर इनिशिएटेड बाय वुमेन देयर। तो क्लास वॉरफेयर का मसला है। अच्छा, आप जो कह रहे हैं ना, इसको थोड़ा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। अगर आप फेमिनिस्ट बन रहे हो ना, और आप एक्सट्रीमली बायस्ड हो रहे हो उस तरफ,
तो देर आर सर्टन केसेस इन दिस सोसाइटी एज वेल जिसमें आप बायस नहीं हो सकते. अगेन मैं क्लास वॉरफेयर की बात कर रहा हूँ. जो इलीट्स है ना, जो इलीट्स भी मैं उनको नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आप अपने ऑपोजिट एंड से जिनसे आप शादी हुई है उनसे अगर आप बेहतर सिचुएशन में है ना फाइनेंशियली, और आप अच्छे बैकग्राउंड से आए हुए हैं, जिसमें पढ़े लिखे नहीं अच्छे, मतलब फाइनेंशियली अच्छे, तो आपका थोड़ा पलड़ा भारी होता है हर केस में. बिल्कुल ऐसे ही. तो उसमें आप डिफेंड तो नहीं कर सकते. मैं तो बस एक नॉर्मल ऑब्जर्वर के लिहाज से कह रहा हूँ कि एक एवरेज वर्किंग फैमिली, एक बाप है, उसकी 3 बेटियां हैं, बाप 70 साल का हो गया है, 60 साल का हो गया है, उन तीनों ने काम करना है ना, कभी ना कभी तो काम करना है अपनी लाइफ में, शुरू में करना है, बाद में करना है. वो भारी नहीं निकल सकती. तो उनसे तो आप फेमिनिस्ट ना भी हो तो इंसान हो, दिमाग चलता है, आपको समझ में आ रहा है ये कैसे बाहर निकलेगी. इसको तो घर से वहाँ जाने तक 100 ताने 100 टॉन्ट सुनने पड़ते हैं, और दे आर वेरी कॉन्शियस, दे हेयर इट, दे ऑब्जर्व इट. बिल्कुल. उनको पता है कहाँ मुझे नहीं हंसना, कहाँ मुझे हंसना है. बट इस मेंटल प्रेशर के साथ जीना कोई जीना होता है क्या? एक बंदा जब घर से बाहर निकल रहा है उसको पता है मुझे पूरा दिन एक्टिंग करनी है, पूरा दिन एक्टिंग करनी है. कितना मुश्किल काम है यार ये. शाहरुख खान नहीं कर सकता पूरा दिन एक्टिंग. आप लड़कियों से एक्सपेक्ट कर रहे हैं पूरा दिन एक्टिंग करने की. उनको पूरा दिन एक वेल बिहेव्ड अपने वो सराउंडिंग में अपने एक शेल बनाना पड़ता है. बहुत मुश्किल काम है. तो उसके लिए तो वी शुड फील फॉर दैट. एज अ फादर यू शुड फील फॉर दैट. आई एम श्योर यू डू. वी शुड ऑल फील फॉर दैट. अच्छा, एक तरफ आप ले लें वो जो एक्सट्रीम जो लिबरल क्राउड है ना, वो वाला, जिसकी वजह से भी आपकी पॉडकास्ट बंद होने वाली है जो मैं बोलूँगा. उनका अलग मसला है, वो अलग ही धुन में चल रहे हैं. उनको तो ग्राउंड रियलिटीज़ पता ही नहीं है. उनका तो फेमिनिज्म भी आपकी सिर्फ शेयर बटन दबाने तक है, और कुछ नहीं है. ऐसा ही है. अभी मैं फ़लस्तीन की बड़ी बात करता हूँ. मुझे अक्सर मैसेज आते हैं, साद भाई आप फेमस हो गए, फ़लस्तीन की बात नहीं की. तो फिर मैं कॉपी पेस्ट करके ढूंढ के वीडियो भेजता हूँ, यहाँ की. मैं तो बाहर निकाला जाऊँगा अमेरिका से, भाई मुझे फेंक देंगे. पॉइंट ये है कि एक लिबरलिज्म होता और एक फेमिनिज्म है सोशल मीडिया की हद तक. दैट्स ऑल्सो फॉर क्लिक्स एंड व्यूज़ एंड स्टफ. एक है ग्राउंड पे एहसास करना और उनके लिए कुछ करना. मैं जो एच यूनिवर्सिटी का जो विजन था ना, उसका बहुत मेजर पार्ट था कि घर बैठे लड़की कमा सके. सही बात है. सिंगल मदर कमा सके, घर बैठे वो 16 साल की बच्ची कमा सके जिसको की कॉलेज की फीस उसके डैडी अफोर्ड नहीं कर सकते, या उसके डैडी हैं ही नहीं. इस सोसाइटी में ये बड़ा इशू है कि बाहर नहीं निकल सकती लड़की. आप शायद आप मेरे लेवल पे जाके एहसास नहीं कर रहे, मैं तो एहसास कर रहा हूँ, बाहर नहीं निकल सकती लड़की. सही बात है. कितना टफ है यार. आप घर के अंदर पैक, कितना डिप्रेशन होता है. हम और आप घर पे बैठ नहीं सकते, हमें वॉक के लिए जाना पड़ता है, ड्राइव के लिए जाना पड़ता है. ऐसा ही है. तो टफ लाइफ है बहुत. और वर्क लाइफ है ख़ासतौर पे. आपके पास आप 10 लोगों से मिल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, वो मिल भी नहीं रही है लोगों से, वो घर में बैठी हुई है, तो जाहिर है वो मेंटली फ्राइड हो जाता है. ब्रेन तो आपका पूरा फ्राई हो जाएगा. और उसके बावजूद अगर माली तंगी है, माली तंगी जब होती है ना, जब ये इंसान की फितरत है, जब भूख लगती है ना तो काम करने का दिल चाहता है. हम लोग की ये ना जेनेटिक्स में बसा हुआ है कि हमें जाके जानवर पकड़ना या दरख्त ढूंढने का दिल करता है, या पानी का रिवर स्ट्रीम ढूंढने का दिल करता है. ये इंसान के अंदर बसा हुआ है, हज़ारों सालों से चल रहा है. ऐसे ही है. लड़की में भी वही है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है. सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. जब उसको भूख लगी है, उसकी फैमिली के पास खाने को नहीं है, उसकी रोज़गार नहीं है, उसका दिल करता है, और फिर वो बंद है घर में, या वो बाहर निकलती है तो उसको उसके कैरेक्टर वगैरह पे टॉन्ट होते हैं. तो आप अंदाज़ा लगा लो कितना बड़ा मेंटल प्रेशर है ये चीज़ बदलनी है. ये चीज़ बदलनी है. कमिंग बैक टू द मनी माइंडसेट, जो आपने अभी बैक स्टेज बात की थी, मैं अक्सर लोगों से चाहता हूँ कि यार वो इस चीज़ को डिफ़ाइन करें, एलैबोरेट करें, ताकि हमें पता चले कि रिच और वेल्दी का फ़र्क क्या है. अच्छा, मैं सॉरी आपको रोक दूं. मैं आपने पिछला सवाल जो किया था आदमी की मेंटल हेल्थ पे, मैं उस पर आया नहीं पूरी तरह, क्योंकि मुझे लोग एंड्रू टेट से कॉपी करते हैं तो मैंने वो छोड़ ही दिया पूरा. बोले. आदमी की हेल्थ पे आते हैं. देखो, आदमी पैदा किया गया है मेहनत करने के लिए. एक मैं कहता हूँ प्री कंसीव्ड एक्सपेक्टेशन. आप जब पैदा हुए हो ना, आपकी जो एक्सपेक्टेशन सेट की गई है, आपका डिप्रेशन होना और ना होना उस पर बेस्ड है. समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? अगर ये कुर्सी बनाई गई है आपके बैठने के लिए, लेकिन ये टेबल बनने की कोशिश करती है, तो ये डिप्रेस हो जाएगी. समझ रहे हैं? आदमी का प्रॉब्लम ये है आज के दौर में कि आदमी को बताया ही नहीं गया कि तुम पैदा किए गए हो स्ट्रेस लेने के लिए और मेहनत करने के लिए. तुम्हें टेंशन लेनी है बेटा, तुम्हारे बाल उड़ने हैं, तुम्हारे बाल वाइट होने हैं. तुम ब्यूटी, लुक्स, कंफर्ट, लग्जरी इसके लिए नहीं आए हो यहाँ पे.
ये बात की बात है, जब हो जाए ये जब करना है। वो अर्नड वैल्यू है, सही बात है। इनहेरिटेड वैल्यू नहीं है। जिसको इनहेरिटेड वैल्यू मिली है ना, मैं कहता हूँ आपकी खुशकिस्मती आपकी बदकिस्मती बनेगी। अब मैं उल्टा कर दिया, पहले मैं कहता था आपकी बदकिस्मती आपकी खुशकिस्मती है, अब मैं कह रहा हूँ जो खुशकिस्मत है, जिसको सब कुछ प्लेट में रख के मिल गया है ना, वो तुम्हारी बदकिस्मती बनेगी। सही बात है। अनलेस तुम्हारा बाप इतना छोड़ गया है कि तुम किराए खाओ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा प्रिविलेज्ड हो, आपकी कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं है, तो आप यू आर बाउंड टू फेल। आपके बिजनेसेस मेरे बच्चे जाके खरीदेंगे। वाई? क्योंकि आप चला नहीं पाओगे उसको। सही बात है। और मैं अपने बच्चे को बताऊंगा कि कुछ नहीं मिलेगा बेटा, काम करना पड़ेगा, अर्न करना पड़ेगा। चाहे कुछ भी है पापा के पास, डोनेट कर देंगे वो, आपको काम करना पड़ेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर आदमी की एक्सपेक्टेशन बुरी सेट करोगे ना, और अगर 10 पे सेट की है और उसको 8 सफ़र करना पड़ रहा है, तो वो डिप्रेस नहीं होगा। ओके, सही कह रहे हैं, बेंचमार्क के ऊपर करो ना। आदमी डिप्रेस जब होता है जब उसकी एक्सपेक्टेशन है कि यार तुम सबसे गुड लुकिंग हो, तुम सबसे ज़्यादा पैसे बनाओगे, तुम फुटबॉल भी अच्छा खेल सकते हो, तुम क्रिकेटर भी बन सकते हो, तुम एक्टर भी बन सकते हो, तुम फाद मुस्तफ़ा के साथ खड़े होगे जीतो पाकिस्तान में। ये सारी एक्सपेक्टेशंस गलत हैं। आदमी की एक्सपेक्टेशन ये होनी चाहिए कि तुम एक कमरे के घर में रहोगे, खाने की तकलीफ होगी, लेकिन काम 12 घंटे करना पड़ेगा, या पढ़ाई 10 घंटे करनी पड़ेगी। क्योंकि अगेन एंड्रयू का जिक्र, प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम है। आप अगले आदमी से कम्पीट कर रहे हो, अगर अगले आदमी का शायद बाप ही ना हो, उसने 13 साल की उम्र में जॉब की हो, उससे कम्पीट कर रहे हो आप। जब आप उससे कम्पीट कर रहे हो तो आप कैसे जीत सकते हो? आप अभी कह रहे थे ना कि यहाँ हर थोड़े टाइम पे कोई एक नया नाम आ रहा होता है। अभी हमने एक इंट्रोड्यूस भी कराया आपको एक शख्स से। ये नए नाम क्यों आते हैं? रोज़ सुबह मैं उठता हूँ, मुझे पता है कोई ना कोई मुझसे कम्पीट करने आ रहा है, कोई ना कोई आगे बढ़ने आ रहा है, रोज़ सुबह। ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री में तो आप वो रोज़ वायरल होते देखते हैं लोगों को, मैं वो नहीं कह रहा। मैं कह रहा हूँ बिजनेस वर्ल्ड में, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, एजुकेशन वर्ल्ड में, पढ़ने वाले लोगों में रोज़ कोई नया बंदा आ रहा है जिसने मुझसे 1 घंटा ज़्यादा पढ़ाई की हुई होगी। मुझे उससे जीतना है। तो अगर एक बंदा पैदा हुआ है और उसके अब्बा चल बचे और उसने दुनिया में देखी ही तकलीफ़ और मुशक्क़त है, उससे कैसे कम्पीट करोगे? उससे कम्पीट करने का एक ही तरीका है कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशन सेट करूँ। UFC हम लोग बहुत देखते हैं, आप भी देखते होगे। UFC में एक मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर आया, हिज नेम इज़ खमजत चमायव। वो चचनिया में वॉर के दौरान बड़ा हुआ। अभी डागिस्तानीज एंड खमजत चमायव टाइप के मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर्स जो चचनिया से आए हुए हैं, डोमिनेट कर रहे हैं। रशियन फाइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं मिक्स मार्शल आर्ट्स को। वो कंफर्ट जोन में अपने पहले ही, क्योंकि वो इसलिए डोमिनेट कर रहे हैं, वो पैदा हुए हैं तकलीफ में, वो पैदा हुए हैं पहाड़ी इलाकों में, वो पैदा हुए हैं जंग के टाइम पे। उनसे लड़ोगे? तुम उनसे लड़ सकते हो? उनसे कैसे लड़ सकते हो तुम अपना मैकडॉनल्ड्स खा के? उनसे लड़ने के लिए तुम्हें वो लाइफ जीनी पड़ेगी। और सिमिलर है हर फील्ड में। अगर तुम्हें किसी ऐसे बंदे से लड़ना है, और लड़ना पड़ेगा, चाहो भी नहीं तो लड़ना पड़ेगा। लोग बोलते हैं ना यार मैं चिल हूँ, लेट बैक हूँ, मुझे किसी से कम्पीट नहीं करना। तुम ना चाहते हुए कर रहे हो, दूसरा चाहते हुए कर रहा है। समझ रहे हैं? सही बात है। एक बंदा 80 माइल्स एन आवर या 80 किलोमीटर आवर की गाड़ी चला रहा है, उसको पता नहीं है कि आगे से गाड़ी आने वाली है। और एक बंदा है जिसको पता है। बचा कौन सकेगा खुद को? जिसको पता है वो टर्न कर सकेगा। तो ये पता होना तुम्हें ज़रूरी है कि इट्स अ प्लेयर वर्सेस प्लेयर गेम, कंपेटिटिव मार्केट है, compete करना पड़ेगा। बहुत से लोग ये भी बोलते हैं मेरे लेवल पे नहीं है, मैं बहुत ऊपर हूँ। ओ भाई तुम ऊपर हो, वो आ जाएगा ऊपर। 2 मिनट लगते हैं, compete तो करना पड़ेगा। अब ये देखो कि जिससे तुम compete कर रहे हो ना, उसका लाइफस्टाइल क्या है। एक ज़माना था ऑस्ट्रेलिया बहुत ज़्यादा वर्ल्ड कप जीत रही थी, इंडिया ने भी बहुत मैचेस। ये लोग मैचेस स्टडी करते थे, प्लेयर को स्टडी करते थे, बिल्कुल स्क्रीन पे देखते थे, फिर फील्ड पे वो प्रैक्टिस करते थे। ऐसे ही है। यानी आते हुए खतरे को देख लेते थे पहले से। और देखें हमारे पास तो कॉर्पोरेट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, ख़ास तौर पे कोडेक की एग्जांपल है। सही है, कोडेक और फूजी फिल्म की एग्जांपल है, नोकिया और एप्पल की एग्जांपल है कि किस तरह आईफोन ने नोकिया को डीथ्रोन किया। फिर उसके बाद आजकल के दौर में कोला वॉर्स हैं, एक आगे निकलता है, दूसरा 2 हाथ आगे निकलता है, और एक ने दूसरे को टोस पे खड़ा किया हुआ है। तो ये कंपटीशन, इट्स अ हेल्दी कंपटीशन एज वेल ना, कि ये नहीं होगा तो आप तो कंफर्ट जोन में आ जाओगे, आप लेथार्जिक हो जाओगे, आप कंप्लेसेंट हो जाओगे, कंप्लेसेंसी मार जाती है आपको एट द एंड ऑफ द डे।
आपने डिप्रेशन की बात की, ये भी एक मसला है। मैंने 2-3 दफ़ा, जैसे हम मेरे पास एक और फिटनेस कोच है, बाबर बुचा, मुल्तान बेस्ड है वो, तो उन्होंने ऐसी बात की थी कि जो डिप्रेशन है ना वो नाशुक्री की वजह से होता है, और जितने हम नाशुक्र होंगे तो डिप्रेशन होता है। अच्छा, 2-3 दफ़ा मैंने भी इस तरह की कोटेशन लगाई है। अरे भाई, जो लोग आते हैं, मतलब ये वो फेमिनिस्ट वाला केस है ये भी, कि वो कहते हैं कि जी ये एक मेंटल इलनेस है जो कि लेजिटिमेट मेंटल इलनेस है, आप इसको कितने आराम से आपने कह दिया कि ये नाशुक्री है। डू यू थिंक व्हाट यू आर सेइंग? मतलब कभी सुना है अपने आप को, कभी पढ़ा है आपने डिप्रेशन के बारे में? यहाँ भी लोगों की ना एक लिटरली हट जाती है। अच्छा, मैं ये कहता हूँ, देखिए, क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। आपने जो बात की ना, आई कैन नाउ रिलेट कि वो एक्सपेक्टेशंस मैनेजमेंट जो है ना, डिप्रेशन वहाँ से शुरू होता है। नाउ दैट्स अ डिफरेंट एंगल। एक नाशुक्री वाला एंगल था, ये एक डिफरेंट एंगल है। लेकिन अभी भी लोग बोलेंगे नहीं जी आप गलत बात कर रहे हैं, डिप्रेशन तो प्रूवन है, ये तो रिसर्च से साबित है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, सब कुछ है। जबकि हो सकता है प्लेसिबो इफेक्ट हो सकता है 1% हो सकता है 10% हो, बट 100% वो केसेस नहीं है। आपकी मेंटल इलनेस के बहुत सारे रीजंस आपकी इन्वायरमेंट है, जिन लोगों को आप सुनते हो। फॉर एग्जांपल, मैंने अभी बता रहा था मैं अयाज भाई को कि उन्होंने भी नौकरी छोड़ी, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आए, मैंने भी छोड़ी, अपने काम की तरफ आया। बहुत सारी गालियाँ सुनी, अभी तक सुनता हूँ कि यार पागलपन है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन वो बेंचमार्क्स मैंने अपने लिए सेट कर लिए थे, वरना तो मैं डिप्रेस्ड हो जाता 2 मिनट में, 2 महीने लगते मैं दोबारा बैक वहाँ चला जाता। तो ये जब आपसे कोई बोलता है कि यार आपने जो डिप्रेशन की बात की, फॉर एग्जांपल, इस पर बोलेंगे लोग, तो उनके लिए अभी से हम जवाब रखते हैं कि आपका क्या जवाब होगा कि भाई ये जो डिप्रेशन है ये किस हद तक क्लिनिकल है और किस हद तक आपका अपना बनाया हुआ है। बिग फार्मा ने बड़ी अच्छी मार्केटिंग की हुई है उनके साथ। जिन लोगों के दिमाग ब्रेन वॉश हुए हुए हैं ना इस लेवल पे कि वो एक चीज़ को एक ही कैटेगरी में कंसिस्टेंटली डाल रहे हैं बेस्ड ऑन एन एजेंडा प्रोमोटेड बाय बिग फार्मा। बिल्कुल। मैं उनकी बात डिनाई नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कैटेगरीज हैं। तुम लोगों का जो पहला डायग्नोसिस है ना वो क्लिनिकल डिप्रेशन पे जाता है। मेरा पहला डायग्नोसिस जाता है सब्स्टिट्यूशन थ्योरी पे, इन्वायरमेंट बेहतर करने पे, खुद का डाइट चेंज करने में, खुद की प्रैक्टिसेस चेंज करने में। अब एक बंदा अगर सुबह के 4-5 बजे सो रहा है और वो डिप्रेस्ड है, तो सबसे पहले मैं उसको क्या कहूँगा कि भाई रात सोने के लिए है। एक बंदा खाता पीता नहीं है और उसको ये है कि मैं ये खाऊंगा तो मुझे ये हो जाएगा, मैं उसको न्यूट्रिशनिस्ट से मिलाऊंगा। तो भाई आप हर चीज़ का सॉल्यूशन क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं है। सबसे आखिरी ऑप्शन है वो सारे डायग्नोसिस और सारे ट्रीटमेंट्स के बाद। दैट्स द की। जब तुम किसी वीक माइंड को बोलते हो कि तुम चल इसलिए नहीं पा रहे कि तुम्हारी हड्डी टूटी हुई है और आपने स्कैन ही नहीं किया कि उसकी हड्डी टूटी हुई है, वो मानना शुरू हो जाएगा उसकी हड्डी टूटी हुई है और वो चलेगा नहीं। मैं ये कहता हूँ कि पहले उसके सारे स्कैन करो, सारे टेस्ट करो, उस दौरान उसको प्रैक्टिस में रखो, रवा रखो। ये प्रॉब्लम है। देखो बिग फार्मा है ना, उनकी आपकी मेरी पॉडकास्ट सारी लगा लें, उससे ज़्यादा उनके बजट्स हैं। वो मार्केटिंग करते हैं लाइक क्रेजी। और जो हम और ये हमारे अमंग्स है ना वीकेस्ट लोग वो हैं जो कहते हैं सब चिल है, सब कुछ चलता है, सब कुछ चलता है, उनको मनाना ईजी है, वो मान जाते हैं चीज़ें। बिल्कुल। और इसमें माजरत के साथ हमारी ख़वातीन बहुत जल्दी मान जाती हैं क्योंकि एडवर्टाइजमेंट टारगेटेड होती ही औरतों पे है। हाँ बिल्कुल। क्योंकि आपको अगर गलेबल माइंड्स होते हैं सबसे ज़्यादा। किसी घर को कंट्रोल करना है, आप औरत की तरफ 7 बार ऐड दिखाओ उसको, 8वीं बार वो चीज़ बिक जाएगी आपकी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। अच्छा, हम दोबारा आते हैं मनी माइंडसेट पे। आपने बात की, अच्छा सॉरी मैं कंट्रीब्यूट कर देता हूँ। रिसर्च से साबित हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता कि आपने जो बात की ना कि एनवायरनमेंट, एक आपने चीज़ देखी होगी, बहुत दफ़ा लोग कहते हैं कि जेनेटिक्स में मेरे ये मसले हैं, जेनेटिकली मैं इस तरह का हूँ। ठीक है, 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल परवान चढ़ रही हैं साइंटिफिकली, वो है एक गट हेल्थ के इशूज़, जो कि बेसिकली आपका सेकंड ब्रेन है। आपको पता चल रहा है कि आप माइक्रोबायोम, जितने आसमान में सितारे नहीं होते हैं, माइक्रोबायोम आपके स्टमक में है। दूसरी चीज़ है एपिजेनेटिक्स। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपके जेनेटिक मेकअप, आरएनए डीएनए का चेंज हो सकता है आपके एनवायरनमेंट से। किन लोगों को आप सुनते हो, क्या खाना आप खाते हो, किस क्वालिटी का खाते हो, किस क्वांटिटी में खाते हो, तो चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो ये जो हम डिप्रेशन की बात करते हैं, एक जगह अटक जाते हैं, तो हम अपनी ना रिस्पॉन्सिबिलिटी अब्जॉल्व कर देते हैं कि यार हम अब क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं तो अब हम कुछ कर नहीं सकते। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी हटाना है वहाँ से। जबकि आप जब पढ़ोगे, देखोगे, लोगों को सुनोगे, आपको पता चलेगा यार इसका जेनेटिक से भी ताल्लुक अब हट रहा है। चलो इसकी आसान मिसाल लेते हैं। आपको जब एक कट लगता है तो क्या वो कट लगा रहता है, हमेशा के लिए रहता है? नहीं, फ़ौरन आप हील होता प्रिवेंट है। करते हो, बिल्कुल ऐसे ही है। ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी वो कैपेसिटी है कि कोई कट लगे तो वो हील हो।
लिटिल कट की बात नहीं कर रहा मैं, डिप्रेशन वाली बातें कर रहा हूँ. ह्यूमंस है ना, वो सारे वुल्वरीन्स हैं. अब नेचुरली आपने फिगर आउट करना है कि आपका हीलिंग प्रोसेस कितना फास्ट होगा. वो आप अपने इन्वायरमेंट, अपनी डाइट, अपनी सराउंडिंग, अपने आसपास अच्छे लोग. अभी इसकी बहुत अच्छी थ्योरी है, और ये हम जिम रॉन पे बात करते हैं तो जिम रॉन लेके आए. ये मैं आपका दोस्त हूँ, मैं आपके इस ग्लास में शुगर डालूंगा, ये पानी मीठा हो जाएगा. मैं इसी ग्लास में जहर डालूंगा और आप पिएंगे तो आप मर सकते हैं. मैं आपका दोस्त हूँ. लेकिन और अगर मैं आपका दुश्मन हूँ, मैं शुगर डालूंगा तो आपका पानी मीठा फील होगा, मैं जहर डालूंगा तो आप मर जाएंगे. तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका दोस्त आपको कोई बात दे रहा है या दुश्मन दे रहा है. बात पे आपने एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा करना है कि आपके दिमाग में क्या बात जा रही है. दोस्त भी आपके ब्रेन को नेगेटिव बना सकता है, दुश्मन भी बना सकता है. तो आपके दिमाग के आगे एक लेंस होना चाहिए कि मैंने बात कौन सी ऑब्जर्व करनी है, कौन सी रिफ्लेक्ट करनी है. ऑब्जेक्टिव थॉट प्रोसेस होना चाहिए. यस. वरना तो आप सब्जेक्टिविटी पे चले जाएंगे ना कि हु इज सेइंग दैट. इसमें भी 2 दफ़ा एक चीज़ है ना कि ये मत देखो क्या कौन बोल कह रहा है, ये देखो क्या हाँ, कह रहा है. क्या कह रहा है. तो यहाँ भी काफ़ी लोग उसको डिनाई करते हैं कि नहीं भाई एक्सपीरियंस भी मैटर करता है. मैंने कहा यार फॉर एग्जांपल मनी मैनेजमेंट की चीज़ें ज़ाहिर है आपको आपके घर की मेड भी बता सकती है, लेकिन वो घर में आपके काम कर रही किसी वजह से, बिकॉज शी हैज़ नॉट बीन एबल टू मैनेज द मनी. लेकिन आप उससे सबक नहीं ले सकते. तो बहुत दफ़ा लोग ऐसी जगह से भी ले रहे होते हैं सबक. जैसे खास तौर दुनिया पे के बहुत बड़े बड़े सबक आप ऐसे लोगों से लेंगे जो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं दिखेंगे. वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखो, एक औरत अगर सारा दिन काम करने के बाद अपना बच्चा भी पालती है, अपने हस्बैंड को भी पालती है, आपका घर भी उसने डेकोरेट किया हुआ है, अपना घर भी डेकोरेट किया हुआ है, और उसमें भी वो 500 रुपये बचा रही है. आपको उससे सीखना चाहिए. आप उसको सिखा नहीं सकते कुछ. बच्चे भी पाल रही है, आपके घर पे आके हेल्प भी कर रही है, अपना घर भी संभाला हुआ है, अपने हस्बैंड को भी. बहुत से ऐसे केसेस में हस्बैंड काम नहीं करते, अपना हस्बैंड भी संभाला हुआ है. यू आर नॉट हाफ द वुमन दैट शी इज. सॉरी. बेहतरीन बेहतरीन. अच्छा, मैं आऊँगा कंटेंट क्रिएशन पे. एक जगह मैंने आपको सुना, आपने कहा कि यार मेरे पास इतना पैसा कभी नहीं आ सकता कि मैं अपने घर को पहले सीधा करूं, फिर अपने ख़ानदान वालों को, फिर अपने दोस्त यारों को, फिर अपनी पूरी कम्युनिटी को केटर कर सकूं. उसके लिए मेरे पास मीडिया की लेवरेज है. सही है. उसके पास कंटेंट है. उसके लिए मेरे पास कंटेंट है कि मेरा माइंडसेट, मेरा वैल्यू सिस्टम, व्हेन आई इम्पार्ट दैट नॉलेज टू पीपल थ्रू दीज पॉडकास्ट, माय ओन चैनल्स, तो मैं लोगों की कम्युनिटी में हेल्प कर रहा होता हूँ. तो ये कंटेंट क्रिएशन का एक बहुत बड़ा गेम है जो कि लेवरेज में आता है. इसी तरह आपने एक बात की, मैं सुन रहा था कि उसने कहा कि आप क्या चाहते हैं, तो आपने कहा कि मैं एक पुतला बनाना चाहता हूँ अपना. ये आपके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, मुझे याद है. तो मुझे एक गैरी वी की बात याद आई कि मेरे कंटेंट क्रिएशन जर्नी में काफ़ी हेल्प की उस बात ने, कि बहुत दफ़ा आप डिस्करेज हो जाते हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे, फॉलोज़ नहीं आ रहे, कुछ नहीं हो रहा है. तो आप सिर्फ ये, जैसे मेरे बच्चे हैं, अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरे बच्चों के बच्चे भी ये कंटेंट देखें, और मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, इस वैल्यू सिस्टम को, इस माइंड को कैस्केड करना चाहता हूँ नीचे. तो आप जब कंटेंट बना रहे होते हैं ना, तो यू आर सॉर्टेड, यू आर नॉट वरिंग अबाउट व्यूज़ एंड लाइक्स वगैरह. यू टॉक योर माइंड, यू टॉक योर हार्ट, एज इफ़ यू आर टॉकिंग टू द फ्यूचर जनरेशंस. तो हमारे यहाँ बिजनेस ओनर्स, एंटरप्रेन्योर्स, 9 to 5 प्रोफेशनल्स जो भी है, वो इस तरह की थॉट प्रोसेस इनकलकेट नहीं कर पा रहे. दे आर नॉट लुकिंग एट द बिगर पिक्चर एज फार एज कंटेंट क्रिएशन इज कंसर्न फॉर द पर्सनल ब्रांडिंग एज वेल. व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट देम? अच्छा, इसको 2 चीज़ों में ले लेते हैं. पहला स्टेज ये है कि या तो मैं पैसे कमाऊं और पैसे बांटता रहूं. कंटेंट क्रिएशन से हट के बात कर रहा हूं. पैसे कमाऊं और पैसा बांटता रहूं. उससे क्या होगा कि मैं, वो जो सेल्फ पाइटी की फीलिंग है ना, वो बड़ी अच्छी आती है, बहुत मज़ा आता है. अंदर से फील हो रहा होता है कि अपुनिज भगवान है. लेकिन आप भिखारी पैदा कर रहे होते हो, सेल्फ सफिशिएंट लोग नहीं पैदा कर रहे हो. सही बात है. अभी जो आपने बात की कि आप आपका मछली बच्चा भी दे रहे हो, मछली पकड़ना नहीं सिखा रहे हैं. हाँ, अभी जो आपने बात की कि आपका बच्चा उससे सीखेगा, आपका बच्चा उसके दोस्त और हज़ारों लोग सीखेंगे. व्यूज़ भाड़ में गए, व्यूज़ 1 सेकंड के लिए कोई किसी को कंसर्न नहीं है व्यूज़ से. मुझे तो उस एक व्यू से कंसर्न है. अगर मेरा वीडियो आके आप देख लेते हो ना, तो मैं बोलता हूँ एक समझदार आदमी ने वीडियो देखा. मुझे 1000 ऐसे लोग नहीं चाहिए जिनको समझ ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं. तो कंटेंट क्रिएशन की जहाँ तक बात आती है, हमारी जो बहुत सारी सोसाइटी में लोग हैं ना, वो इस चीज़ को फजूल समझते हैं. लेकिन वो ड्रामा फिर भी देखते हैं, वो नेटफ्लिक्स फिर भी देखते हैं, उनको पता नहीं है भी कंटेंट है. टिकटॉक पे स्क्रॉल करते हैं और फजूल चीज़ें देखते हैं. वो मेरा ख्याल है कंटेंट का जो इल्यूजन है ना, वो बाय एंड लार्ज ये है कि दिस इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली.
एजुकेशन पर्पस वाला कंटेंट यहाँ पे कंज्यूम ही नहीं किया जाता। वहाँ पे ध्रुव राठी जैसे चैनल 20-20 मिलियन व्यूज़ लेते हैं, यहाँ पे हम डकी और रजब से आगे ही नहीं बढ़े अभी तक। हमारे जो अच्छे कंटेंट क्रिएटर भी हैं जिनको मैं अच्छा समझता हूँ, जो अरशद साहब हैं, वो अभी भी मेरा ख्याल है गुड साइड ऑफ फैमिली व्लॉगिंग, गुड साइड ऑफ कंटेंट, उनको व्यूज़ मिल रहे हैं, वो भी रील फॉर्मेट पे, स्मॉल वीडियोज़ में। तो कंटेंट क्रिएशन दुनिया में एजुकेशन के लिए यूज़ होती है। हमारे यहाँ लॉयर्स कंटेंट, और हमारे यहाँ से मकसद है, मैं अमेरिका में रहता हूँ, हमारे यहाँ लॉयर्स टिकटॉक पे हैं, हमारे यहाँ डॉक्टर्स टिकटॉक पे हैं, हमारे यहाँ नर्सेस टिकटॉक पे हैं, हमारे यहाँ इंजीनियर्स टिकटॉक पे हैं। मेरे कुछ कंस्ट्रक्शन के फ्रेंड्स हैं, उनके 8-9 लाख फॉलोअर हैं वहाँ पे, जो सिर्फ अपनी कंस्ट्रक्शन साइट्स के परमिट इश्यूज़ और ये सब बताते हैं। यहाँ कंटेंट कंज्यूम होता है ओनली इंटरटेनमेंट पर्पसेस के लिए, और परफेक्ट है, करो कंज्यूम, कोई मसला नहीं है। हमारा मुल्क जहाँ पे है उससे पता चलता है कि हम यही कंज्यूम करेंगे। और तुम्हें क्या लगता है कि हमें ये पता नहीं है कि ये कंटेंट तुम्हें चाहिए? वी कैन मेक इट ईजीली, कोई मसला नहीं है, हम भी बना सकते हैं कल से। आप देखोगे हमें व्यूज़ भी मिलेंगे, हमें पैसे भी मिलेंगे, लेकिन मुझे वो चाहिए नहीं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, यार साथ भाई आपके पास ये गाड़ी नहीं है, मुझे अभी चाहिए नहीं, चाहिए होगी ले लूँगा। तो इसमें यही बात है कि हम ये चीज़ इनकलकेट करना कि भाई आपके पास, मेरा ख्याल से जब आपने बात की व्लॉगर्स की, दीज पीपल हैव बिन वोकल, ठीक है, फिर आपकी आवाम भी है उसको देखने वाली। मेरा ख्याल से बहुत सारे, मैं अक्सर पॉडकास्ट से बोलता हूँ, मैं अक्सर लोगों से बोलता हूँ कि यार कुछ इंडियन, मैं नाम ले सकता हूँ, राजीव तलरेजा, शायद आपने कभी सुना हो, उनको बिज़नेस कोच हैं। आशीष तुलसियान एक कोच हैं, 2-3 और बड़े ज़बरदस्त कोच हैं इंडिया के। अमेजिंग कंटेंट, अमेजिंग बातें, वो इतना ग्राउंड रूट लेवल पे आके बात करते हैं, ये विजडम, मनी मेकिंग वगैरह। राजीव तलरेजा ने तो एक पॉडकास्ट में ये तक बताया कि हर कोई बिज़नेस पैसा कमाने के लिए नहीं करता, डिफरेंट आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल एक बंदा आइडेंटिटी के लिए कर रहा है, एक बंदा फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए कर रहा है, एक बंदे की इनकम सोर्स ही बिज़नेस है, और एक बंदा जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैप्पीनेस कर रहा है, ठीक है, उसे अच्छा लगता है। फॉर एग्जांपल एक खातून की एग्जांपल दी उन्होंने कि वो 60 साल की उम्र में जब उनकी बहुएं घर पे आ गई थी, सब कुछ हो गया था, अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रही थी, तो उन्होंने एक इन्वेस्टर के थ्रू, अपने दोस्त के इन्वेस्टर के थ्रू अपने एक रेस्टोरेंट खोला, और उनका जब बिज़नेस बढ़ना शुरू हो गया तो वो घर पे अथॉरिटी फील करने लगी, क्योंकि उनको पता था नाउ आई एम समथिंग, क्योंकि वो आइडेंटिटी उनकी खो गई थी। तो उसने कहा नाउ कैन यू से कि यार इस बंदी ने पैसा कमाने के लिए बिज़नेस क्रिएट किया है? नहीं किया। तो ये जो थॉट प्रोसेस है ना, ये लोग बहुत कम बात कर रहे हैं हमारे यहाँ। तो मुझे ये लगता है कि हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं, आप जो लाता हूँ, जो आपने जिक्र भी किया, वो इनको मैं इसलिए लाता हूँ कि यार इन लोगों को वोकल होना ज़्यादा ज़रूरी है। ये लोग कम वोकल है और इनको कंटेंट क्रिएशन की वैल्यू का भी पता नहीं है। मैं जब इंजीनियरिंग के पहले साल में गया था ना NED यूनिवर्सिटी में, तो उस वक्त मूवी आई थी जिसका नाम था 3 Idiots, रणछोड़ दास छाछड़। उसने कहा था कि ज्ञान के पीछे भागो, पैसा खुद ही फॉलो करेगा। अब ये बात मेरा ख्याल है सुनने में बहुत वो लगती है कि ये हो नहीं सकता। बिगर स्केल में, मैक्रो स्केल में, $multi-million कंपनीज में ये होता है। अगर किसी ने $multi-million कंपनी बनाई, वो ऐसे ही बनाई है। एक मूवी आई थी द सोशल नेटवर्क, फेसबुक की पूरी स्टोरी थी उसमें। उसके पास शुरू में एडवर्टाइजर्स आ गए थे, उसने एक वेबसाइट बनाई, लाखों लोगों को जमा किया, एडवर्टाइजर आना शुरू हो गए। उसने कहा नहीं लूँगा एडवर्टाइजमेंट। मुझे लगता है कि 4 यूनिवर्सिटी से ज़्यादा क्राउड मैं जमा कर सकता हूँ इसमें। तो गेम देखें कितना बड़ा है। यानी वो ज्ञान के पीछे भागा, उसने अपनी प्रोडक्ट को इम्प्रूव किया। अरे ये प्रोडक्ट, फेसबुक से मुझे एक बात याद आई, जो हम फ्री कोर्स पे बात कर रहे थे, तो बहुत से ओवर स्मार्ट लोग नीचे कमेंट करते हैं कि व्हेन समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो भाई फ्री यूनिवर्सिटी में ये अप्लाई नहीं होता, ये वहाँ अप्लाई होता है जहाँ आपकी डेटा लिस्ट बिक रही होती है। और आपकी डेटा लिस्ट, सॉरी टू से, पाकिस्तान की डेटा लिस्ट अभी किसी काम की नहीं है। डेटा लिस्ट बिकती जब है जब आप कॉल करके उनको और प्रोडक्ट बेचते हैं या कुछ ना कुछ चिपका रहे होते हैं। यहाँ की डेटा लिस्ट बिकती ही नहीं है भाई। अच्छा, तो उसके पीछे रीज़न क्या है? वहाँ किसी काम की नहीं है डेटा लिस्ट। अच्छा 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 अच्छा। यहाँ का फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस का मैं क्या करूँगा? हाँ ऐसे ही है, द अदर वे अराउंड इट विल वर्क। ऐसा ही है। मैंने कंटेंट क्रिएशन की बात करा तो मुझे याद आया कि मैंने जब टिकटॉक पे अकाउंट बनाया था, कोई 2019 में, शायद 19-20 था, तो मैंने ऐसे ही फेसबुक पे शेयर किया कि फॉलो मी ऑन टिकटॉक। तो हमारे एक दोस्त थे यूनिवर्सिटी के, तो उन्होंने नीचे कमेंट किया, लो अब फहद भाई भी सुर्खी पाउडर लगा के नाचेंगे टिकटॉक पे।
तो अब तकरीबन कोई 25,000 फॉलोअर्स हैं और अच्छे खासे व्यूज़ भी हैं उस पर, और वही कंटेंट है जो फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे डाल रहा होता है, जो आप भी देख रहे होते हैं, वही सारा कंटेंट है। तो मैं अब उसको ना अक्सर तफरी करता हूँ कि हाँ भाई क्या सीन है। तो उसने भी रियलाइज़ किया और मैंने भी रियलाइज़ किया कि यार हम बहुत दफ़ा ना डिस्काउंट कर रहे होते हैं बहुत सारी चीज़ों को जहाँ से हम फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। बहुत दफ़ा आप मोनेटाइज वैसे नहीं कर रहे होते, जैसे फॉर एग्जांपल टिकटॉक की मोनेटाइजेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है, फेसबुक की भी नहीं है, लोग एजेंसीज के थ्रू कर रहे होते हैं, उसकी यूट्यूब की है, लेकिन डायरेक्टली मोनेटाइज ना होने से बेहतर है कि आपको अच्छा क्लाइंटेल मिलता है उस पॉडकास्ट से या फिर उस रील से। बहुत दफ़ा लोग मैसेज करते हैं मुझे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने रिलेशनशिप कोच को बुलाया हुआ, या 2-3 दफ़ा मैंने एक सेक्स लाइफ पे बात की है, तो लोगों ने बाकायदा बड़ी अंदरूनी बातें पूछनी शुरू कर दी। तो मैंने कहा भाई आई एम नॉट अ सेक्सोलॉजिस्ट, एक बंदा मेरे पास आया था, हम वो बात करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी जो वैल्यूज़ है ना, आपकी जो पर्सनल ब्रांड है, द थिंग्स दैट यू केयर अबाउट, फॉर एग्जांपल आई केयर अबाउट फैमिलीज़, आई केयर अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप, आई केयर अबाउट 9 to 5 पीपल, फिटनेस वगैरह सब चीज़ें। तो आपका पर्सनल ब्रांड बेसिकली बड़ा मैटर करता है, एंड देन यू गो अहेड विद दैट पर्सनल ब्रांड। साद हाशमानी इज़ अ पर्सनल ब्रांड। अब साद हाशमानी जो भी करेंगे, साद हाशमानी की पर्सनल वैल्यूज़ उस पर इनकलकेट होंगी, उसमें कैस्केड होंगी। एंड यार पेरेंट ब्रांड ये है, तो इसका मतलब जो भी साद हाशमानी करेगा वो एक लेजिट चीज़ होगी, भले वो यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी हो। तो मैं ये आपसे कहना चाह रहा था कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं ये बताना चाहता हूँ लोगों को जो अभी भी बड़ा डिस्काउंट कर रहे हैं कंटेंट क्रिएशन को, कि आपको नहीं पता कि आप कितनी बड़ी लेवरेज छोड़ के बैठे हैं। नवल रविकांत इसकी बहुत ज़बरदस्त बात करते हैं, जो यूएस एंटरप्रेन्योर है, वो भी इंडिया से हैं। तो उन्होंने ये कहा था कि यार ये इतना बड़ा लेवरेज है कि बेसिकली मैं एक बंदे से बात कर रहा हूँ और मैं कैमरे से बात कर रहा हूँ, तो उसके पीछे करोड़ों लोग हैं। एक बंदे से बात कर रहा हूँ तो कितना बड़ा लेवरेज है, आपको पता ही नहीं है, और आपकी बातें कहाँ से कहाँ चेंज हो सकती हैं। जैसे मैंने इंडिया के पॉडकास्ट को बताया आपको, तो मैंने सुना उसको, मैंने आपको बताया, 10 लोगों को और बताया, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ चेंज हो रही हैं। और बिज़नेस के लिए आपको क्या चाहिए? एफिशिएंसी प्रिंसिपल। इतनी कॉस्ट में इतना सारा काम चाहिए ना, तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि वी नीड टू मेक मोर गुड कंटेंट। इससे पहले कि हम, वो कहते हैं ना कि दूसरों को कोसते रहें, कुछ अच्छा कंटेंट बना लेंगे तो आपको ज़्यादा लोग सुनेंगे। इंसान हर उस चीज़ में तुम्हें क्रिटिसाइज करेगा जो वो खुद करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। या तो करने की हिम्मत नहीं आ रही, या कॉन्फिडेंस नहीं है, या रिसोर्सेज नहीं है। ऐसे ही है। अच्छा, मनी माइंडसेट वाली बात, रिच और वेल्दी, मैं चाहूँगा आप इसको डिफाइन करेंगे, व्हाट्स द डिफरेंस, बिकॉज वी आर जस्ट गोइंग अहेड विद दिस थिंग, क्या रिच होना है, रिच होना है, रिच होना है। बट रिच इज़ अ पर्सन हु हैज़ मनी इन द बैंक, नॉट द थिंग्स इन हिज ड्रॉर्स और समथिंग। हमें ये डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है, लोग समझ में नहीं आ रहा। देखिए, रिच और वेल्दी की डेफिनेशन आज के दौर के हिसाब से आप लेंगे तो आप लोगों ने परफेक्टली डिफ़ाइन किया था। आपके साथ जो हमारे दोस्त थे उन्होंने बड़ा अच्छा डिफ़ाइन किया था। मेरे हिसाब से अगर डेफिनेशन पूछो, देखो, वेल्थ इज़ पीस। वेल्थ इज़ मेंटल पीस, वेल्थ इज़ हैविंग फैमिली अराउंड यू, वेल्थ इज़ बीइंग पायस, wealth is being strong, wealth is being healthy, wealth is having enough money that you need, and wealth is having enough strength that you need to earn more money tomorrow. That's wealth. मैं कहता हूँ ना, अल्लाह ताला से ये दुआ ना करो कि ज़िंदगी आसान हो जाए, अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि इस मुश्किल को झेलने की मुझे ताकत दे दे। तो मैं वेल्थ उसको कहता हूँ कि आपके पास ज़ख़ीरा ना हो, लेकिन आपके पास ताकत हो उस ज़ख़ीरे को थोड़ा थोड़ा करके जमा करने की। दैट्स वेल्थ इन माय माइंड। जो रिच आप कहते हैं ना, देखो, रिच एक ऑप्टिकल इल्यूजन है। दुनिया में आप रिचेस्ट बंदे का नाम लेंगे ना, तो मैं उसका रिलेटिव उससे ज़्यादा रिच कोई नाम आपको बता दूंगा, कोई एब्सोल्यूट नहीं। आपको पता नहीं है, यहाँ कहीं आप सिंध के या पंजाब के किसी गांव जाएंगे, वहाँ बिलियनर्स बैठे हुए हैं, हमें पता ही नहीं है। यहाँ पे मैं तो ऐसे लोगों को जानता हूँ जो इतने बिटकॉइन लेके बैठे हुए हैं कि इलान मस्क के पास भी नहीं होंगे। तो रिच इज़ रिलेटिव। वेल्थ पे बात कर सकते हैं कि वेल्थ, मेरा ख्याल है, इट्स नॉट जस्ट फ्रॉम योर बैंक अकाउंट, फ्रॉम योर रिसोर्सेज, इट्स द एबिलिटी टू लिव लाइफ एंड नॉट जस्ट ब्रीथ, the ability to not just do responsibilities, do things that you like to do, that make you happy, that make you wake up every morning. Brilliant. जिम रोन की तरफ आते हैं। मैंने कुछ कोटेशंस उसकी नोट की थी क्योंकि बड़े दिल के करीब हैं जी। तो आप भी शौक़ रखते हैं उनको पढ़ने का, और आपने भी सुना उनको काफ़ी। सक्सेस इज समथिंग यू अट्रैक्ट बाय द पर्सन यू बिकम। ये एक बहुत बड़ी डाइकोटमी है जो लोगों को समझ में नहीं आ रहा। वी जस्ट थिंक दैट वी गेट थिंग्स and we become, यानी we get things
एंड वी हैव एवरीथिंग, यू हैव टू बिकम समथिंग टू हैव एवरीथिंग। ये दो बहुत बड़े इश्यूज़ हैं, ये बहुत बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं, समझने की ज़रूरत है कि हर चीज़ हासिल करने से वो नहीं मिलता जो कुछ बनने से मिलता है। और ये हमारी यूथ को बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज जाना चाहिए कि यार हम बनने पे और एक्सपीरियंसेस कलेक्ट करने पे और उससे अपने आप को इन्हांस करने में फ़ोकस नहीं कर रहे हैं, हमें बस एक्यूमुलेट करनी है वेल्थ, पैसा बस किसी भी तरह आए। तो ये जो थॉट प्रोसेस है बड़ा हेल्प कर सकता है आपका। To मेरी become वही something. फिलॉसफी है ना कि अमीर नहीं बनना, अमीर इंसान बनना है, अमीर आदतें बनानी है। अमीर आदतें जिसकी होती है ना, वो आज नहीं तो कल अमीर बन ही जाता है। हम अमीर बनने को चेज़ कर रहे हैं, हम अमीर भी नहीं बन पा रहे ना अमीर इंसान बन पा रहे हैं। तो यू हैव टू बिकम ए रिच एंड वेल्थी ह्यूमन बीइंग, और वो रिसोर्सेज से नहीं होता। वो अगेन हमारी वही मिसाल है कि आप जितने भी लॉटरी विनर्स देख लें, दे गो ब्रोक। आप अमीर इंसान बनेंगे उन आदतों से, सुबह उठ के जिस पे काम करने का कॉन्फिडेंस होगा ना, उसको फिर पैसे की लस्ट नहीं होगी, उसको अपने काम की लस्ट होगी, सीखने की लस्ट होगी। मैं वही कह रहा था कि दुनिया इतनी तेज़ी से चेंज हो रही है कि जो लर्निंग मशीन बन जाएगा ना, जिसको हर 24 घंटे में कुछ ना कुछ सीखने की जस्तजू होगी, वो अमीर बन सकता है। जिसको सिर्फ पैसे बनाने हैं, देखिए पैसे की अभी वैल्यू नहीं रही, आप इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हैं। बिल्कुल। एक चीज़ जो 10 रुपए की होती थी आज वो 250 रुपये की है। तो पैसे की तो वैल्यू नहीं है, लेकिन जो 10 रुपये बना रहा था अगर वो 250 बनाने का केपेबल है, उसकी वैल्यू है। सही बात है। अच्छा मुझे ये बताएं कि मैं थोड़ा सा ज़रा लिबर्टी लूँगा कुछ ये इस तरह के सवालात करने में, क्योंकि ये मेरा एक पर्सनल पेन पॉइंट भी है कि जिस तरह हमने रमज़ान में या इस तरह की चीज़ें देखी हैं कि चैरिटी बहुत उरूज पे और पीक पे पहुंच जाती है। इस पे भी दो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं। एक ये है कि यार करने दो ना, जो भी कर रहे हैं उनके पास है तो वो कर रहे हैं। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये है कि यार ये आपके अंदर वो मछली पकड़ने की सलाहियतें नहीं लेकर आ रहे हैं, मछली खाने की सलाहियतें ज़्यादा लेकर आ रहे हैं और गरीब को गरीब तरीन करते जा रहे हैं। इसमें ये हो सकता है, देखें चैरिटी स्मार्ट चैरिटी भी होती है। अब स्मार्ट चैरिटी दो चीज़ों में हो सकती है, एक आपके हेल्थ केयर में, दूसरा आपके एजुकेशन सेक्टर में। देखा जाए तो यहाँ कैपेसिटी बिल्डिंग, कैपेबिलिटी बिल्ड करने पे काम नहीं हो रहा है, यहाँ बेसिकली और माजूर बनाने के लिए काम हो रहा है लोगों को। तो व्हेन यू हैव दिस मच वेल्थ, व्हेन यू आर दिस मच रिच, तो आपके पास क्या वो एवेन्यूज़ नहीं है जहाँ पे आप स्मार्टली चैरिटेबल हो सकें? हर पैसे वाला आदमी रिच नहीं होता, दिमाग चाहिए होता है। देखिए एफिशिएंसी का गेम है सारा। अगर मैं एक प्रोडक्ट लेता हूँ और वो हर साल मुझे अपडेट देते रहती है और 10 साल चल जाती है, तो मैं उसको कहूँगा ये एप्पल है, ये बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है, अपडेट्स दे रहा है, लंबा टाइम चलेगा। और अगर मैं एक सस्ता प्रोडक्ट लेता हूँ, हर 3 महीने में मुझे वो प्रोडक्ट लेना पड़ता है, तो आप बोलते हैं यार ये चाइना का है। यहाँ काम हो रहा है चाइना का, अच्छा काम हो रहा है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन चाइना का काम हो रहा है। और मसला ये है कि चाइना के काम में आप चमकीली ब्रांडिंग कर सकते हो, आप मशहूर हो सकते हो, तो मशहूर होने वाले काम है ये सारे। असल अगर कोई दर्द रखता है और कोई फ़िक्र रखता है ना, तो वो आउट ऑफ वे जाके एक बच्चे को ग्रेजुएट कराएगा जिसकी वजह से 20 फैमिलियाँ खा सकेंगी, बिज़नेस स्टैब्लिश कराएगा। बिज़नेस वो वाला स्टैब्लिश नहीं कह रहा मैं कि आपने फ़ोन दे दिया, बाइक दे दी, वो वाला बिज़नेस काम का नहीं है। आपको कोई आईटी की एजुकेशन दो, कुछ सिखाओ जिससे 20-100 लोग कमा सकें। अच्छा अभी जो काम हो रहा है ना, पैसा विद इन द इकोनॉमी घूम रहा है। मार्केटिंग हो गई, नाम लग गया, बिलबोर्ड लग गए, ठीक है, मैं हो गया शाहरुख खान, लेकिन पैसा इकोनॉमी में घूम रहा है। बाहर से क्या लेके आ रहे हो आप पैसे? असल गेम है बाहर से लोगों को सिखाना कि तुम बाहर से महीने का 1000, 2000, $3000 लेके आओ और ऐसे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख लोग पैदा करो जो बाहर से पैसा लेके आ रहे हैं। जब बाहर से पैसा आएगा तो यहाँ की मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा, एक हाथ से दूसरा हाथ पैसा एक्सचेंज करेगा। अगर फहद आपको साल में एक बोनस मिलता है ना और वो $2000 होता है, तो आप वो $2000 संभाल के रखते हो जब तक आपके पास $10,000 ना हो जाए गाड़ी लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास हर महीना $2000 आ रहा है तो आप 1000 तो खर्च करोगे कम से कम। जब आप 1000 खर्च करोगे तो आपके मोहल्ले में दुकानदार हैं ना सारे, उनका बिज़नेस ऊपर चला जाएगा। उनका बिज़नेस ऊपर जाएगा, चलो वो टैक्स नहीं भी देते तो वो चैरिटी ज़्यादा देंगे, वो लोगों का ख्याल ज़्यादा करेंगे, वो अपने बच्चों के लिए ज़्यादा प्रोडक्ट्स लेंगे, वेलोसिटी ऑफ मनी बढ़ती है।
इससे महसूस अच्छा नहीं होता। वो सेल्फ पाइटी का जो इल्यूजन है ना, हाँ, वो नहीं जो आता। सारा साल हराम काम करके हज उम्रे करने वाला जो इल्यूजन है ना, वो नहीं आता। हाँ, लेकिन काम अच्छा हो रहा होता है लंबे टाइम के लिए। लंबे अच्छा, टाइम इसमें के। एक और गहरा सवाल है जो आप मुझसे भी पूछ सकते हो, मैं भी शायद उसी कोर्ट में खड़ा हो सकता हूँ। ये अचानक से दर्द क्यों पैदा हो गया है इतना लोगों का? मैं इसको समझ नहीं आ रहा मुझे। रिफाइन करूँ इस सवाल को। काफ़ी तकरीबन को 4-5 महीने पहले हमारे डिसाइड हुआ था पॉडकास्ट करने का, जब हम नहीं कर पाए थे। उस वक्त से आज तक जितने लोग मुझसे पूछने से, मैंने 3-4 दिन पहले कुछ लोगों को बताया कि यार मेरा पॉडकास्ट है, कोई सवाल बताओ, कुछ बताओ। एक सवाल ना मेजॉरिटी तौर पे मुझे रिसीव हुआ है, यार ये बंदा लेजिट है। इसका जवाब आप क्या देंगे? आई हैव पुट इट वेरी ब्लंटली। नहीं यार, बिल्कुल लेजिट नहीं हूँ। बस हज़ारों करोड़ों का कारोबार बनाया है और फ्री कोर्स दे दिया है। लेजिट नहीं हूँ यार, पीछे हूँ। थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी मुझे आप लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरने के लिए। ट्राई कर रहा हूँ, उम्मीद है किसी ना किसी दिन आप एक्सेप्ट करेंगे मुझे। ज़बरदस्त, वेरी स्मार्ट आंसर। मुझे बताएं, आपकी एच यूनिवर्सिटी, मेरा 12 साल का लड़का है, सही है। अभी गर्मी की छुट्टी आने वाली हैं, जून जुलाई की। आई वॉन्ट हिम टू लर्न समथिंग, ठीक है। काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, मैं उसको कुछ ना स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम कराना चाह रहा हूँ। तो फॉर एग्जांपल, जैसे मेरा 12 साल का ये टीनेजर्स जो भी हैं, आप अपने एच यूनिवर्सिटी के हवाले से क्या गाइड करेंगे मुझ जैसे पेरेंट्स को, जिनके 12-13 साल के लड़के हैं, 15 साल के लड़के, लड़कियाँ भी हैं घर पे? वो कौन सी स्किल्स को किस तरह अक्वायर करें, क्या प्रोसीजर है, क्या उसके इंसेंटिव्स होंगे, क्या एडवांटेजेस होंगे फ्रॉम द एच यूनिवर्सिटी, कोई सर्टिफिकेशंस होंगी, कहीं वो शो कर सकते हैं, या फिर वो भी उसी तरह होगा जिस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म से आप कर सकते हैं? तो क्या एडवांटेजेस हैं इफ़ आई मेक देम गो थ्रू योर प्लेटफॉर्म? अच्छा फाज, मैं एच यूनिवर्सिटी की ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे इतना बिलीव नहीं करता, तो एक सेकंड के लिए एच यूनिवर्सिटी को साइड पे रखते हैं। ओके। हम बात करते हैं कि बच्चे को सिखाना क्या है। पहले मैं 3 स्किल्स पे बड़ी बात करता था, एक सेल्स, एक मनी मैनेजमेंट और एक ह्यूमन साइकोलॉजी। ओके। ये 3 स्किल्स हर बच्चे को आनी चाहिए। अभी मैं चौथा एक ऐड कर देता हूँ, वो है एआई का कोई भी टूल इस्तेमाल करना आना चाहिए। एक टूल अभी सही। पकड़ लो, 13 साल का बच्चा है ना, 20 साल तक उसको 60 टूल एआई के इस्तेमाल करने चाहिए, आने चाहिए, और 8वां उसने अपने हाथ से बनाया हुआ वो टूल कोई। ओह यस। हर साल एक कोई एआई का टूल पढ़े। सेल्स आनी चाहिए, बेचना आना चाहिए, चाहे वो कुछ भी बेच रहे हो, डिजिटल मीडिया पे बेच रहे हो, इन पर्सन सेल्स में बेच रहे हो, बेचना आना चाहिए। बेचने के लिए आपको ह्यूमन साइकोलॉजी जानना बहुत ज़रूरी है। और मनी मैनेजमेंट, यानी 10 रुपये कमा रहे हो तो 5 खर्च करो, 12 खर्च ना करो। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। फाइनेंशियल लिटरेसी। और वो उसी वक्त आती है जब आप रिवॉर्ड सिस्टम रखते हैं। अच्छा, ये मेरा क्रिएट किया गया सिस्टम है कि मैं रिवॉर्ड सिस्टम रखूँगा कि आपने ये कर लिया तो आपको ये मिल जाएगा ना। आई नो ऑन द फेस ऑफ इट बड़ा मॉनेटरी सिस्टम है, बट फॉर मी टू टीच मनी मैनेजमेंट, दैट हैज़ टू बी देयर। सही है। अब एच यूनिवर्सिटी में ये सारी चीज़ें कंबाइंड हैं। अगर तुम एच यूनिवर्सिटी से पहले मेरे 5-10 वीडियो देख लोगे ना, तो शायद एच यूनिवर्सिटी जाना भी ना पड़े तुम्हें। ओके। क्योंकि एच यूनिवर्सिटी में मैं उसको सिखा रहा हूँ जो माइंडसेट नहीं सीख पाया। ओके। जो माइंडसेट सीख गया ना, उसको साद आशमानी वो या कहीं से भी सीख XYZ की सकता है। ज़रूरत नहीं है, वो किसी से भी सीख सकता है। ओके। उसको तो पता है मैंने मेहनत करनी है, मैंने 100 वीडियो देखने हैं, 100 में से 50 बेकार होंगे, 50 काम के होंगे। और वो अगर करेगा भी तो सिर्फ एच यूनिवर्सिटी पे स्टिक नहीं करेगा, वो 10 चीज़ें और देखेगा। और वो ही बेहतर है। वही बेहतर है। देखो, मैं अगर अपनी सारी ज़िंदगी का भी जोर लगा लूँ ना, तो मैं सारी नॉलेज अपनी एच यूनिवर्सिटी में नहीं डाल सकता, आपकी एच बिल्कुल ऐसे यूनिवर्सिटी ही। में नहीं डाल सकता। और 2.5 लाख में से बहुत सारे बच्चों ने वॉलंटियर भी किया, बहुत सारे बच्चों को हमने पे भी किया कोर्सेज बनाने का। उन सब के पास लाइफ का कंबाइंड एक्सपीरियंस वो नहीं है जो तुम अपने आसपास के 1000 लोगों से या अपने गूगल सर्च इंजन से निकाल सकते हो या अपने चैट जीपीटी से निकाल सकते हो। तो सीखना तो हज़ारों लोगों से चाहिए। मेरी वही फ़िलासफ़ी है कि सेल्फ मेड कोई भी नहीं है। हज़ारों लोग लाइफ में आते हैं, कोई आपको कोई वर्ड यूज़ करना सिखाता है, कोई बात करना सिखाता है। जैसे अभी मैंने पिछले दिनों लोगों को बताया कि स्टॉक मार्केट हराम नहीं है। स्टॉक मार्केट का मतलब ये होता है कि आप एक कंपनी बिल्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आपको शेयर ओन करना है, तो वो आप ख़रीद सकते हो। दुनिया ने एक मार्केट बना दिया आपके लिए, और आपको एक कंपनी बनाना आती है तो वो आप बना लो और उसका शेयर किसी और को ओन करने दो अगर आपको इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हाँ। ये है स्टॉक मार्केट। बिल्कुल। अब वो उसमें लोग बड़ा फैसिनेट हुए क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था स्टॉक मार्केट चीज़ क्या है, किस बला का नाम है। आपने उसको कॉम्प्लिकेट, एक सब्जेक्ट है उसको बेसिकली सिंप्लीफाई किया है ना। आपकी इस बात पे मैं कहूँगा कि सारी दुनिया चल रही है बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स मसलों को सिंप्लीफाई करके। इसमें मेरे बड़े प्यारे भाई वकार ज़का का मैं बड़ा वो करता हूँ,
वकार ज़का डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट वाइट पेपर पढ़ता है और उसको सिंपल लैंग्वेज में उर्दू में बताता है। हालांकि वो 50 पेजेस का वाइट पेपर होगा, 60 पेजेस का होगा, वो समराइज़ करके 3-4 लफ्ज़ों में 3-4 जुमलों में बताएगा। दुनिया के सारे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम अगर तुम अपनी बोलने वाली ज़बान पे ट्रांसलेट करके अपने जहन को वो जो अंदर की आवाज़ है सिंप्लीफाई करके बता सकते हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। यू कैन क्रिएट एनीथिंग। यार लोगों ने जहाज़ बनाए हैं, लोगों ने कश्तियाँ बनाई हैं, लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो उसकी जो बुनियाद है वो रखी है, ब्लॉकचेन बनाई है। ये सिंपल प्रॉब्लम को जो बात तुम्हें समझ में आ रही है उसमें डिफ़ाइन करने से बना है। ये लाइट के अंदर बल्ब कैसे जल रहा है, ये किसी ना किसी ने सही बात है। एक वक्त डिफ़ाइन किया कि मैं ये 4 चीज़ें करूँगा तो उजाला हो जाएगा। तो वो डिफ़ाइन करना सीख लो, ज़िंदगी के सारे मसले हल हो जाएंगे। ये चीज़ कहीं ना कहीं आई कैन रिलेट 100%, क्योंकि मेरा फिटनेस का एक नीश है। 30, 40 प्लस 50 प्लस के लोग जिनको लगता है कि अब वो ख़त्म हो चुके हैं और उनके ज़माना अब गया फिट होने का, फिटनेस का, मसल बिल्डिंग इज़ नॉट देयर कप ऑफ टी, इस तरह की चीज़ है। तो उनके लिए लॉन्जेविटी, स्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, मसल बिल्डिंग वगैरह समझाना, वो साइंस को बेसिकली सिंप्लीफाई करना। तो मैंने काफ़ी दफ़ा नोट किया कि जब बहुत आसान अल्फाज में जो समझाता हूँ मैं, जैसे कुछ दिन पहले मैंने एक रील बनाई, काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज किया कि यार वी डिड नॉट थिंक लाइक दिस, कि आपके प्रोटीन क्यों इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने कंस्ट्रक्शन के लिए मज़दूरों को भेज दिया, उनको बोला कंस्ट्रक्शन करो, अब वो कह रहे हैं रिसोर्सेज नहीं है, आपने कहा अच्छा ठीक है और भेजता हूँ, आपने और मज़दूर भेज दिए, वो कह रहे हैं भाई मज़दूर नहीं चाहिए, बजरी सरिया ये सब कहाँ हैं, ईंटें कहाँ हैं। तो आपने कहा ओह क्या ये भी चाहिए होता है। तो हमारा हाल वो है, क्योंकि हमारे खाने में जब भी मैं किसी से पूछता हूँ ना अपना एक रूटीन बताओ, तो प्रोटीन ना होने के बराबर है। एंड वी वांट लीन बॉडी, टोन बॉडी, मस्कुलर बॉडी, एथलेटिक कभी नहीं हो सकता। तो नाउ पीपल गेट टू नो कि वाई इट्स इम्पॉर्टेंट, वरना तो एक स्टिग्मा अटैच्ड है, प्रोटीन का डब्बा जहन में आ जाता है, किडनीज ख़राब जहन में आ जाती हैं, ये हो जाता है। और प्रोटीन को बेसिकली लिंक किया जाता है प्रोटीन के डब्बे से, भाई चिकन में भी होता है प्रोटीन, पीछे मीट में भी होता है, अंडों में भी होता है, लेकिन वहाँ लोगों के जहन नहीं जाता। तो उसको सिंप्लीफाई करने का मतलब ये है कि मुझे अपने लोगों की लैंग्वेज का पता है कि वो कहाँ फंसते हैं, और मुझे उसको सिंप्लीफाई करके बताना, बिकॉज आई हैव डन दैट, आई हैव बीन देयर, आई हैव डन दैट। तो नाउ आई कैन रिलेट कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कहीं ना कोई जो अपने एक्सपर्टीज़ रखता है, अपने महारत रखता है चीज़ों में, वो कहीं ना कहीं यही चीज़ कर रहा होता है। इस पॉइंट को दूसरे पॉइंट पे लेके आते हैं कि एक अगर वाइट बोर्ड हो ना, उसमें लिखना बड़ा आसान होता है, लेकिन अगर पिछला प्रोफेसर अपना पूरा लेक्चर दे के गया हो, उसको मिटा के नया लेक्चर देना बड़ा मुश्किल है। हमारी जो ट्रेडिशनल चीज़ें चली आ रही है ना फिटनेस के हिसाब से, जो मिसकंसेप्शंस हैं, जो जाके आप चीनी से भरा हुआ बनाना शेक पी लो, जो आप जूसेस पी लो, फ्रूट ना खाओ जूसेस पी लो, अरे भाई रोटी और पराठों से ताकत बनती है, असली घी से ताकत बनती है। हमारे जो पुराने कॉन्सेप्ट्स हैं ना बहुत सारे, वो सारे न्यूट्रिशनिस्ट उस पर हंसते हैं। तो वो चीज़ रिमूव करके नई चीज़ डालना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं मैं चीज़ नान का बड़ा शौकीन हूँ, पेट नहीं कम हो रहा यार। क्यों कम होगा पेट, उसको चीज़ नान दे रहे हो ऐसे ही। तो हम लोगों को, मेरा ख्याल है लोगों को न्यूट्रिशन की मालूमात नहीं है। ये मैंने जो पोर्शन कंट्रोल की बात की, सब्स्टिट्यूशन थ्योरी की बात की, जिसको भी वेट कम करना है ना, ये फ़ाहद भाई इस बात को इंडोर्स करेंगे, आप छोटी प्लेट्स, छोटी स्पून्स लो, और आपको रात में जो क्रेविंग होती है ना, उसमें आप नट्स ले आओ सिर्फ। आपकी रात की जो शुगर है वो कट हो जाएगी, रात की जो डाइट कट हो जाएगी। नट्स में आपका क्या है, फाइबर है और क्या है, प्रोटीन, फैट्स एंड प्रोटीन है। हाँ, गुड फैट्स है बेसिकली। तो उससे आपकी डाइट तो कंट्रोल हो जाएगी। स्पेशली हमारे यहाँ 90% डाइट का इशू है ऐसे ही है इन आवर कंट्री। बिल्कुल ऐसे ही है। गोरा है ना, उसके किचन में रोज़ खाना नहीं बनता, वो मील प्रेप करते हैं, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, मील प्रेप। हाँ, उनकी डाइट ही ये है, मील प्रेप वाली। मैंने मील प्रेप उसी से सीखी है, और वो नॉर्मली है उनकी मील प्रेप की डाइट। बहुत सारे लोगों के घर रोज़ खाना नहीं बनता, हम लोग के यहाँ बिरयानी की स्मेल आ रही होती है कपड़ों में, उनके यहाँ नहीं आती। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन व्हाट दे ईट, और फिर उसको उसी से कनेक्ट कर लो कि भाई तुम उससे कम्पीट कर रहे हो, फिर तुम बोलते हो यार मैं जीत नहीं सका। मैं आपको एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ, बड़ा मेरे लिए आई ओपनिंग था। हमारी एक कज़न थी जिनका रिश्ता आया हुआ था, ठीक है, तो वो उनकी होने वाली सास बैठी हुई थी, तो मेरी बेगम और मैं ही बैठे हुए थे। तो ऐसे ही उन्होंने कहा कि मेरी अम्मा से पूछा कि अच्छा मेरा भाई जो है ना वो काफ़ी बल्की है, अच्छा ये बेटे हैं आपके, तो बोले ये इतने मोटे क्यों हैं, ये इतने पतले क्यों हैं। तो मेरी अम्मा ने कहा कि अपने फिटनेस का ख्याल रखते हैं, अपने खाने पीने का ख्याल रखते हैं। तो अच्छा आप क्या खाते हैं, तो मैंने कहा मैं ज़्यादातर प्रोटीन खाता हूँ और मेरा खाना जो होता है ना ज़्यादा प्रेप्ड होता है,
अब जाहिर है हमारी ख़वातीन को आपने प्रिपेयर्ड बोल दिया, उनको तो कान खड़े हो गए, ये क्या होता है? तो मैंने कहा एथली नेक्स्ट वाली, क्योंकि मैंने सीखा है आप कंट्रोल करके पोर्शन अपने रख देते हैं, आपने माइक्रोवेव गर्म किया खा लिया। तो मैंने कहा इस तरह होता है 3-3 4-4 दिन का ना हम लोग रख देते हैं मीट वीट पका के उसमें, और बॉक्सेस बना के रख देते हैं। हाय अल्लाह, बासी खाना खाया जाता है आपके यहाँ? मतलब उन्होंने उसको नैरेटिव को ऐसा चेंज किया। अच्छा, बेगम मेरी तरफ देख रही है कि तुम्हें, मतलब उसने आंखों से डांट दिया कि क्या बकवास करने की ज़रूरत थी यहाँ पे, मतलब तुम क्या बताना चाह रहे हो हमारे घर में बासी खाना खिलाया जाता है, और वो रिश्ता लेकर आई हुई है। बाद में जब मैं उसको, अच्छा मैं बेसिकली आई वॉज ट्राइंग टू प्रेज माई वाइफ के शी टेक्स केयर ऑफ इट, और वो बना के रखती है, सब कुछ करती है, और उनका तो नैरेटिव ही डिफरेंट है ना। तो आप जब फिटनेस की बात कर रहे हैं, चीज़ों को बताने की बात है कि जब आप पीछे जाते हैं ना तो आपको पता चलता है कल्चरली कहाँ चीज़ें ख़राब हैं। क्योंकि हमारे घरों में अगर हमने कह दिया प्रेप करके रखा हुआ है सिर्फ इसलिए, तो यार बासी खाना खा रहे हो आप, दोपहर में भी फ्रेश बनेगा, रात में भी फ्रेश बनेगा, इस तरह की चीज़ें हैं। और जब कल्चर में मसले होते हैं तो फिर आपके, मैं 44 ईयर ओल्ड 45 ईयर ओल्ड को भी अगर कोच करता हूँ ना, तो आप यकीन करें उनके सबसे बड़े मसले यही आते हैं। बोलते हैं यार वो घर में ना मैं अलग नहीं बनवा सकता, ये बड़ा इशू है, हम लोग साथ खाते हैं, ये खाते हैं, आप वो भले तेल में कुछ भी वो खाएंगे वही, क्योंकि हमारा फैमिली सिस्टम है, हम अपने लिए खड़े नहीं हो सकते। एक बंदे से मैंने कहा पुल अप बार लगवा लो, तो कहता है नहीं यार अब्बू नहीं मानेंगे। ही वॉज 47 ईयर ओल्ड HR हेड ऑफ सम कंपनी। मैंने कम ऑन बॉय। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। खा के जियो, खाने के लिए नहीं जियो। ये फरहान वाली बात करें, अब्बा नहीं मानेंगे। देखिए सारे घरों में अब्बा नहीं मानते, आपने मनाना पड़ता है। मैंने जब अपनी इंजीनियरिंग छोड़ी थी तो अब्बा नहीं मानते थे, उस वक्त अब्बा नाराज़ हुए, आज अब्बा बोलते हैं बेस्ट काम किया आपने। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपने इंजीनियरिंग पूरी नहीं की थी? फाइनल ईयर में छोड़ी थी। NED में? यस, इलेक्ट्रॉनिक। NED से मैं, NED में 2 साल मैकेनिकल पढ़ी, फिर मैं गया US में। US में मैंने दोबारा से शुरू करके 3.5 साल पेट्रोलियम पढ़ी और फिर छोड़ दी। अच्छा, ग्रेजुएट नहीं किया? नहीं किया। 3.5 साल? यस। तो मेरा ख्याल से एक सेमेस्टर रह गया होगा सिर्फ। 30 क्रेडिट आवर्स। तो कर लेते तो क्या चला जाता? यहाँ नहीं बैठा होता। अच्छा, मतलब इतना अर्जेंसी पे आपने तकरीबन 6 साल 6 महीने साल में आपने, देखो मार्केट चीज़ें स्टडी change करनी की। होती है, हर डिसीजन के पीछे कोई ना कोई मसलियत और कोई ना कोई सोच होती है। क्योंकि मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूँ, जिस ज़माने में मैं ग्रेजुएट करने वाला था उसके अगले 4 साल तक ऑयल मार्केट डाउन रही थी। ओके। तो ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स व्हेन दे डिडंट हैव जॉब्स, आई हैड 8 स्टोर्स। ओके। तो किस्मत की भी बात है, अल्लाह जो फैसले देने की आपको वो देता है ना, सलाहियत देता है उस वक्त, तो सही फैसला करवाया जाता है। वॉरेन बफेट कहता है ना, योर लाइफ इज़ डिपेंडेंट ऑन 20 राइट चॉइसेस। आपकी जो ज़िंदगी है उसकी जो पूरी जर्नी है वो 20 फैसलों पे मुश्तमिल है। तो वो 20 फैसलों में से अगर मेजॉरिटी सही हो गए, यानी 10 से ज़्यादा सही हो गए, तो आप नेट पॉजिटिव हो गए। बेहतरीन। और अब अच्छा, इससे ना एक नैरेटिव लोगों के जहन में जाता है कि ड्रॉप आउट होना भी एक कूल हो गया, बज़वर्ड हो गया ना, ड्रॉप आउट भी बज़वर्ड हो गया यहाँ पे। और फिर जब इस तरह के टिकटॉकर्स कमा रहे हैं और इस तरह के लोग कमा रहे हैं और जो कोर्सेज बना के बेच रहे हैं और कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनको देख के और ज़्यादा बवाल मच गया है कि यार हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो व्हाट्स योर पर्सपेक्टिव ऑन दैट? देखो यार, अगर तुम ड्रॉप आउट हो रहे हो नेक्स्ट फेसबुक बनाने के लिए तो हो जाओ, लेकिन अगर तुम ड्रॉप आउट हो रहे हो नदीम नानी वाला बनने के लिए तो नहीं हो प्लीज़। बड़ा शॉर्टली आंसर दिया है और बड़ा इफेक्टिव दिया है। अच्छा, इसको कंक्लूड करते हैं। अगर मुझे या किसी को भी फॉर एग्ज़ाम्पल, अच्छा जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल हम साद हाशमानी बनना चाहते हैं, या वन मोर साद हाशमानी बनना चाहते हैं, या आपकी तरह सक्सेसफुल होना चाहते हैं, या कुछ ऐसा करना चाहते हैं जो आप कर रहे हो अभी लाइफ में, जितने लोग इंस्पायर होते हैं आपसे, what kind of books we should read, what kind of people we should meet, what kind of mental input we should take care of for the next 2, 5 years, 10 years? अच्छा, कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं भेजूंगा। मैं कहता हूँ इंसान की पर्सनैलिटी है ना, थाउजेंड्स ऑफ पर्सनैलिटी से मिल के बनी होती है। तो कोई स्पेसिफिक बुक मैं ऐसी रेकमेंड नहीं करूँगा जो गैरी वी वगैरह आपको ये सब रेकमेंड करते हैं। इंटरनेट पे आपको बहुत ऐसे गुरुज मिल जाएंगे जो आपको 4-5 बुक्स कहेंगे ये पढ़ लिया तो ज़िंदगी बन जाएगी। ऐसा नहीं है। बिल्कुल। देखो यार, आप देखो कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है और अपने इंटरेस्ट में आप बेस्ट कैसे बन सकते हो। वो बुक आप गूगल करके पढ़ो, जैसे रिच डैड पुअर डैड है। हाँ बिल्कुल। अब वो आपका इंटरेस्ट अगर फाइनेंसिस में है और बैंक मनी लेवरेज करने में है तो दैट्स व्हाट यू डू। जैसे रिच डैड पुअर डैड में कहानी ये है कि मैं अपने पैसे यूज़ नहीं करता, मैं बैंक मनी लेवरेज करता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट उस तरफ है तो आप उसकी सारी बुक्स लेके पढ़ो। ये फाइनेंशियल गुरु है ना, देखो हम लोग के पास कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं है।
ऐसे ये है। बहुत ही मिसकंसेप्शन है कि मुझे तुमने सुन लिया तो तुम्हारी ज़िंदगी सेट हो हाँ, जाएगी। सही बात है। मुझे सुनने के बाद करोगे क्या, उससे ज़िंदगी सेट होगी। अगर तुमने वो बुक नहीं भी पढ़ी जो मैं बता रहा हूँ तो भी शायद तुम कामयाब हो सकते हो, सही क्योंकि बात है। मार्केट में इतना ज़्यादा डेटा है। कामयाब होने का एक रास्ता नहीं, तुम फिटनेस में कामयाब हो रहे हो, कोई बाइक बना के कामयाब हो रहा है, किसी ने अपने जिम खोले हुए हैं, कोई अपना प्रोटीन बेचता है, कोई जूस की दुकान से कामयाब हो रहा है, कोई रेस्टोरेंट चला के कामयाब हो रहा है, जिस चीज़ से तुम मना करते हो वो बेच के वो कामयाब हो रहा है, हाँ। फैटी चीज़ें। बिल्कुल तो बिल्कुल। मार्केट में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हाँ। एक बंदे को ना सुनो, मुझे ना सुनो, तुम ये ड्राइव करो कि क्या बात मैं कह रहा हूँ जिससे तुम्हारा इंटरेस्ट अलाइन हो रहा है और तुम्हें सही लग रही है कि नहीं लग रही। हाँ, मेरी बात बहुत कम लोगों को सही लगती है क्योंकि वो रास्ता बड़ा लंबा है। इस कॉन्वर्सेशन से एक बात तो मेरी समझ में आई है, क्योंकि पर्सनली हमारी इतनी लंबी बात पहली दफ़ा हुई है। जो एक कॉन्सेप्ट है कि यार यू आर सेलिंग योर सेल्फ, यू आर सेलिंग योर थिंग एंड यू आर जस्ट ट्राइंग टू बी फेमस। आई डिड नॉट नोटिस एनी थिंग कि आपने ये कहा। इट वॉज नॉट सेल्फ सेंटर्ड एपिसोड। जहाँ तक मैंने लोगों को देखा है, यार सेल्फ सेंटर्ड आदमी है, एच यूनिवर्सिटी अपना मंजन बेच रहा है, कर रहा है। यू नेवर टॉक्ड अबाउट, मतलब मेरे ख्याल से 1.5 घंटे की पॉडकास्ट हुई शायद हमें, 1.5 घंटे की। आपने अभी तक ये नहीं कहा कि यार ये करो, मेरी सुनो। आपने कहा ये भी करो, वो भी करो। क्योंकि और यही मेरा ख्याल से हमें सबको सीखना चाहिए कि जब हम अपना मंजन बेच रहे हैं तो हमें किसी को डिफेम नहीं करना है, क्योंकि हम भी उस मार्केट का पाए ले रहे हैं। हम उस मार्केट को डोमिनेट नहीं करने जा रहे, कभी नहीं कर सकते। डोमिनेट कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक पाए होगा जो डोमिनेटिंग होगा दूसरे पाए पे। तो अप्रिशिएट दैट यार, और आई लव्ड इट। आपकी जो ऑडियंस है ना, बहुत सारी मैंने जो परसीव किया है वो थोड़ा इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, और इंटेलेक्चुअल ऑडियंस को कन्विंस करना ज़्यादा मुश्किल होता है कंपेयर टू जो एवरेज हमारा लिसनर है। ओके, तो मेरा ख्याल है अब तक इंटरनेट पे जो इमेज मेरा पोर्ट्रे किया गया है, शायद मेरी तरफ से या लोगों की तरफ से, वो एक इन्फ्लुएंसर टाइप का इमेज पोर्ट्रे किया गया है। बट अगर तुम तो जानते हो मुझे काफ़ी टाइम से, हमारी इंटेलेक्चुअल कॉन्वर्सेशन ज़्यादा होती हैं बिल्कुल कंपेयर ऐसे ही टू है। यही मैंने बीच में जो आपकी एक वो आई थी ना, एक स्ट्रीक आई थी पॉडकास्ट में, मैंने कहा इट्स नॉट यू। मतलब जब मैंने देखा, मैंने नादिर अली का पॉडकास्ट काफ़ी देखा, तो दे वर कैपिटलाइजिंग अपॉन दैट वन थिंग, शायद आई डिड नॉट टॉक अबाउट दैट थिंग एट ऑल, क्योंकि आई नो दैट्स नॉट यू। वो कहीं ना कहीं एक बहती हवा में चलते रहे लोग और किसकी अपने बात यूज़ कर रहे करते हैं रहे। आप? कौन? शाहिद कौन? अच्छा, हाँ, बस आप समझ गए आप। तो कोई लास्ट वर्ड्स जो आप कहना चाहेंगे कंक्लूडिंग दिस पॉडकास्ट? या मैं एक सवाल पूछूंगा जो मैं अक्सर पूछता हूँ लोगों से, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि उससे ना कुछ अच्छे जवाब निकलते हैं। कोई ऐसी चीज़, ये मैंने मार्क मेंसन के पॉडकास्ट से कॉपी किया है, वो जो जिसकी 2 बुक्स भी हैं, द होल थिंग इस तरह की बुक है ना उसकी। अच्छा, तो वो कहता है कि व्हाट इज़ द वन थिंग दैट यू स्टैंड बाय, दैट यू हैव कन्विक्शन अपॉन, बट द वर्ल्ड इज़ अगेंस्ट यू ऑन दैट। आपको इतना बिलीफ है उस पर, आप उसके लड़ने मरने को तैयार हो कि वो इतना सच है आपके लिए। आप बोलते हो कि यार ये सच अभी प्रूव नहीं तो बाद में प्रूव होगा, लेकिन दुनिया बोलती है अबे जा, बेकार की बात है और ये हो ही नहीं सकता, ये पागलपन है। दे डोंट अलाइन विद यू। व्हाट्स दैट वन थिंग? सच। सच बोलने वाला इंसान सूनर और लेटर पूरी दुनिया में सुरखरू होता है, और झूठ बोलने वाला इंसान शॉर्ट टर्म में बड़े नफ़े बनाता है, बड़ी कामयाबी लेता है, बहुत लोग उसको प्रेज़ करते हैं, मानना शुरू हो जाते हैं, लेकिन एंड में वो नहीं बन, उसकी इज़्ज़त चली जाती है, क्योंकि इज़्ज़त देना और लेना भी ऊपर वाले के हाथ में है। और यहाँ मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ पे है ना, झूठ और 2 नंबरी को बहुत बड़ा स्किल समझा जाता है, बहुत प्राइड लेते हैं लोग। और मैं ये तकरीबन हर पॉडकास्ट में मैं ये बात करता हूँ कि झूठ बोलना यहाँ पे है ना, एक चीता आदमी है। चीता आदमी है यार। बच्ची भी सेट कर ली, काम भी सेट कर लिया, सब कुछ कर सकता है झूठ से। सच ऐसी चीज़ है जो आपको शॉर्ट टर्म में ना लोग समझेंगे आपके सर पे कुछ लिखा हुआ है, हाँ। लेकिन लॉन्गर रन में सच बोलने वाला आदमी ज़्यादा ताकतवर होता है, ज़्यादा बहादुर होता है। हमारे यहाँ बहादुरी की कमी है बहुत ज़्यादा। और लास्ट मैसेज में मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंसी थ्योरी एक चीज़ है। एक पत्थर लें, 100 kg का पत्थर, उस पर 100 लीटर पानी गिरा दें, वो पत्थर नहीं हिलेगा, पत्थर को कोई डैमेज नहीं होगा। लेकिन उसी 100 kg के पत्थर में वो 100 लीटर पानी कतरा कतरा करके गिराएं 10 साल तक, सुराख हो जाएगा, स्ट्रेट जगह बना देगा। बिल्कुल। तो कंसिस्टेंसी थ्योरी आपको ये बताती है कि एक चीज़ बार बार करते रहो, आपको पहली बॉल पे छक्का नहीं मारना है, जावेद मियांदाद बनना है, सिंगल डबल, मैच उस तरह जीतोगे। सही है, ब्यूटीफुल साद भाई।
और थैंक यू फॉर सच एन एनलाइटनिंग एपिसोड. मैं आई होप कि इट स्टैंड्स आउट अमंग अदर्स. ऑडियंस मेरी इतनी बड़ी नहीं है, बट जो भी है बड़े काम की है. और आपने जैसे कहा कि इंटेलेक्चुअल ऑडियंस है, क्योंकि काफ़ी दफ़ा मुझे जो बातें सुनने को मिलती हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई ऐसी बात कर दी तो फ़ौरन उसका एक फ़ीडबैक भी आता है कि यार ये बात आपने कैसे कर दी. और वो बातें बड़ी थॉटफुली हम प्लान करते हैं कि यार कुछ ऐसी चीज़ों पे ज़रूर बात करनी चाहिए जो कि पर्पसफुली आपके कुछ ऐसे थॉट प्रोसेस को प्रोवोक करें जो कि आप सोचते नहीं हैं. जैसे मैंने रिलेशनशिप की बात की, बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ की बात की, मैं बहुत सारी बातें करता हूँ, फिटनेस में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ की बात कर रहा होता हूँ, बैठे बैठे बोल देता हूँ कि यार आपको मसल बिल्डिंग ऐसे करनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए. तो आई होप कि उन लोगों के लिए ये एपिसोड बड़ा पर्पसफुल होगा, और इसकी क्लिप्स और इसकी रील्स आई होप कि लोगों तक पहुँचें. और आपकी जो एक इमेज है जो मैं जानता हूँ जिस साद हाशमानी को, दैट शुड गो अहेड, दैट शुड गो टू अ लॉट ऑफ पीपल आउट देयर, क्योंकि यू हैव बीन डूइंग समथिंग ग्रेट. एंड आपके जहन में जो पर्पज़ है विच इज़ सेल्फलेस, एंड इट शुड गो ऑन. सो थैंक यू वेरी मच. और फिर इंशाल्लाह आपके नेक्स्ट विजिट पे ज़रूर मुलाकातें होती रहेंगी. मेरे ख्याल से हमें मिनी पॉडकास्ट करते रहने चाहिए, हर छोटी छोटी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट टू टॉक अबाउट. ज़रूर. थैंक यू सो मच सो फाद. थैंक यू, मिलते हैं जिन फिर दो लोगों इंशाल्लाह. को तुमने आज बिठा लिया उसके बाद तुम्हें बहुत कॉल्स आएंगी. इंशाल्लाह. Thank you, भाई. थैंक यू. Take care. खुदा हाफिज़.